चलिए बेटे, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, आदिकाल पे बात चल रही है अभी। जो आदिकाल में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन पर धीरे धीरे बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे क्योंकि ये अक्सर जो है आता रहता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट नोट में वो पूछ लेते हैं कई बार, तो उसको 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे आज बात करेंगे उस पर। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर बड़ा प्रश्न वो ना पूछें तो आपको वो उसको जो है टिप्पणी में दे सकते हैं कि भाई इस पर 4-5 दे देंगे, कहेंगे कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा रहा है। तो उसी में हम पिछली बार हमने बात तो कर ली थी, लेकिन वो विधिवत बात नहीं हुई थी। जो एक ढंग से बात होनी चाहिए वो नहीं हुई थी। क्योंकि आपको तो लिखना है ना, बात नहीं करनी है, आपको लिखना है। तो उसी पर वो है। आज मैं बोलूंगा थोड़ी देर कि आदिकाल का नामकरण, जो आपके इसमें भी दे रखा है कि आदिकाल का नामकरण। तो नामकरण की समस्या तो बेटे हमेशा ही रहती है। आप जब भी देखेंगे नाम रखना ना एक बड़ा विवाद का विषय है। चाहे वो बच्चे का ही नाम क्यों ना हो, आपका नाम भी इतना इजीली नहीं रखा गया होगा। बहुत विचार करके आदमी नाम रखता है, बड़े बड़े प्रयत्न करता है, बड़ी कोशिशें करता है कि क्या नाम रखे जाए। बल्कि इस पर किताबें भी मिलती हैं बाजार में अब तो, कि हजारों नाम दे रखे हैं। अब नाम जो होता है वो तो आदमी की दृष्टि में होता है। जैसे हर आदमी, जब आप इतिहास पर बात करेंगे तो इतिहास पर बात करते समय आप देखेंगे कि ये एक ही काल है, उतना ही पीरियड है 1050 से 1375 तक। फिर इसको लोग अलग अलग ढंग से क्यों इस पे वो कह रहे हैं कि मैं ये नाम है ये नाम है। जब एक काल है तो नाम भी हो जाना चाहिए, उसमें क्या है। इसमें कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि कोई जो है अलग अलग किसी, मान लो किसी और विषय पर बात कर रहे हो, वही काल है आपका 200-250 वर्षों का जो भी है, उसी पर सारे लोग बात कर रहे हैं और सब अलग अलग बात कर रहे हैं कि ये है ये है ये है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए होता है कि जो दृष्टि भेद है ना, जो दृष्टि भेद है वो जो है ये सब जो है चीजें जो है करता है। अब आदमी जैसा, जिसकी दृष्टि जो है जिस चीज पर जाएगी उसी पर जो है वो कहेगा कि इसमें ये है। जैसे आप जहां भी बैठे हो, अगर आप ऊपर अपने देखेंगे, अगर पंखा लगा हुआ है तो ऊपर देखिए, उसमें आपको क्या नजर आ रहा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें पंखुड़ियां हैं, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें एक रॉड है, कुछ लोग कहेंगे इसमें करंट है, कुछ लोग कहेंगे कि बड़ा गंदा है, मिट्टी जमी हुई है। ये इसीलिए है कि हर इंसान की दृष्टि जिस पर पहले एकदम कंसंट्रेट करती है, वही उसको लगता है कि यही है इसमें। और इसीलिए जो साहित्य में भी या और भी जगह भी अगर नाम का विवाद आता है, वो इसीलिए आता है कि वे किसी इंसान की दृष्टि जिस चीज पे जाएगी उसी को तो वो देखेगा, उसी में वो समझता है कि भाई ये है। और साहित्य के विषय में भी यही है। इसीलिए साहित्य वही है, रचनाकार वही हैं, उनकी रचनाएं भी वही हैं, उनके आलोचक भी वही हैं। और फिर भी सब जो है अपनी अपनी दृष्टि से जो है वो उसको जो है कहते हैं कि नहीं, इसका नाम जो है वो ये नहीं है, वो ये है। उसका कारण भेद है। उसकी वजह से आदमी की दृष्टि जहां जाएगी उसी पर उसका जो है ध्यान रहता है। तो जो दृष्टि भेद से जो है चीजें जो है वो अलग अलग जो है हो जाया करती है। इसमें जब हम देखते हैं तो आदिकाल में आप देखेंगे कि 1050 से 1375 संवत जो है
उसको जो लोगों ने अलग अलग नाम दिए। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कर रहे थे पिछली बार, तब मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लो आप जो है ग्रियर्सन को देखते हैं तो ग्रियर्सन जो है इसको चारण काल कहते हैं। इसी समय को 700 से 1300 तक वाले समय को वो कहते हैं कि ये चारण काल है। चारण काल क्यों है? क्योंकि उन्हें इस समय जो है चारण और भाट जो लोग होते हैं, जो आप जिस किताब को पढ़ेंगे अभी वो आगे पीछे हो जाता है, वो सब जो है वो भी भाट ही थे। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद्रवरदाई, वो भाट ही तो थे। और आपको आश्चर्य होगा, ये भाट परंपरा अभी भी राजस्थान में बाकायदा बरकरार है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, वो अब भी जो है बाकायदा जो है चल रही है। जो वहां के अब भी जो अच्छे जमींदार लोग हैं, जो रुतबे वाले लोग हैं, उनके यहाँ आज भी जो है इसी तरह का होता है कि जो है वो उनके यशोगान करते हैं आकर के। विषय अब ये है, पहले तो हमेशा ही साथ ही चलते थे, अब भी चलते हैं। वो इंटरव्यू सुना था मैंने, वो कहते हैं जहां जहां हमारे जजमान जाते हैं हम वहीं वहीं इनके साथ जो है चले जाते हैं। और विशेष अवसरों पर अब जो है ये रह गया है कि खास विशेष अवसर जैसे होते हैं तो उस समय उनको जो है बुलाया जाता है और फिर वो यशोगान करते हैं। उनका ये परंपरा अब भी राजस्थान में है, मतलब समाप्त नहीं हुई है, चल रही है अब भी। तो उसी को वो कहते हैं कि इसमें जो है चारणों की रचनाएं जो है ज्यादा है, जो उनके राजाओं के, जमींदारों के या और लोगों के जो शासन काल में जो वो होते थे, उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो है। वही चारण और भाट एक ही है। पता नहीं आप लोगों को ये है या नहीं है, लेकिन जो भाट होते हैं वो जो है मान्यता प्राप्त है, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। अगर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के वंशावली कही है तो उसमें पूरी वंशावली है उसके पास, कौन कहां से जो है ये चला है। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो जो भाट लोग होते हैं वो जो है आज भी परंपरा चल रही है। अब पता नहीं यहाँ का तो मैं नहीं पता, लेकिन अपने बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि लास्ट तक उनका काम ही है और वो माने जाते हैं। उनको जो है स्वीकार किया जाता है कि हाँ ये इनका जो है वो ठीक है, उसमें सब है। अगर आपको भी कभी देखना हो तो आप जिस भी तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो वहां पूछिए कि हम वहां से आए हैं, जरा बताइए हमारे यहाँ का कौन सा हमारा ये भाट है या कौन से हमारे ये गुरुजी हैं। आपको सब बता देंगे वो कि आपके पूर्वज अगर कोई आए थे तो कब आए थे, अंतिम बार जो है कौन आया और जो है क्या नाम था, कब आया, सारा रिकॉर्डेड होता है। अगर आप जाते हैं उनसे मिलते हैं तो वो करते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये ना इसमें जो चारण लोग हैं उनकी रचनाएं हैं, उनको जो है इसमें जो है वो महत्व मिला हुआ है या उनके द्वारा ही वो लिखा गया। दूसरे हैं वो कहते हैं कि भाई दूसरे हैं आरंभिक काल, कहते हैं मिश्र बंधु। यहाँ पर इतना वो नहीं है, इनका नाम भी वो ले रहे हैं परंपरा को समझने के लिए, क्योंकि ये प्रारंभ यहीं से हो रहा है तो इसीलिए। तो मिश्र बंधुओं का कहना है, अब इसमें जो ग्रियर्सन कहते हैं कि इसमें ये चारण काल है, ये इस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि भाई चारण काल ही क्यों है इसमें, केवल तुमने इसको ये कह दिया कि ये चारण काल है तो इसमें केवल चारणों की रचना है, इसमें तो बहुत बड़ा साहित्य है। इसमें ही तो लिखा गया है खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। आपके कोर्स में अब उसको हटा दिया गया है, अदरवाइज ये था पिछली बार तक, विद्यापति की पदावली को रखा जाता था और पूरा वो था कि भाई खुसरो की पहेलियां तो नहीं, लेकिन विद्यापति की पदावली तो पिछले जब से मैं देख रहा हूं तब से लगा हुआ था हमेशा एमए में। तो विद्यापति की पदावली है जो कि श्रृंगारिक रचना है, जिसमें कि कहते हैं कि इसमें श्रृंगार ज्यादा है या इसमें भक्ति ज्यादा है, अलग अलग तर्क था। और जो है वो कहते थे कि भाई इसमें चैतन्य महाप्रभु जैसे व्यक्ति तो इसको जो है सुन करके मूर्छित तक हो जाया करते थे इसे गाते हुए।
दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि ये बहुत श्रृंगारिक रचना है, इसको तो पढ़ाया भी नहीं जा सकता सही ढंग से। तो इसलिए ऐसा साहित्य उसमें लिखा गया। इसमें केवल जो है चारणों की रचनाएं नहीं है, इसमें जो है आप देखेंगे जैन और बौद्ध जो ग्रंथ है जिनका कि हमारे बाद के साहित्य पर प्रभाव पड़ा, वो भी इसमें है। तो इसमें केवल ये कहना कि चारणों की रचनाएं हैं, इसके आधार पर मैं ये नाम रख रहा हूं, इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फिर मिश्र बंधु जो है वो कहते हैं कि ये आरंभिक काल है। ये बात थोड़ी सी ठीक है कि भाई आरंभिक काल है, तो क्योंकि वो ये मान करके चल रहे हैं कि भाई मैंने जब आपको काल विभाजन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने काल विभाजन किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने आरंभिक काल का, तो आरंभिक काल का मतलब है कि जो काल अभी आरंभ हुआ हो, जैसे मैंने अभी पढ़ाना आरंभ किया है अभी। तो जब आरंभ करता है आदमी या किसी भी चीज को जब जो है शुरू करता है तो उसे कह सकते हैं कि भाई ये है, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए आरंभिक का यूं कहना कि जो है ये वो है, इस नाम को स्वीकार किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि ये हिंदी भाषा का या हिंदी साहित्य के बिल्कुल स्टार्टिंग का काल था। उसमें तो इतना बड़ा साहित्य जो है देखने को आपको मिल रहा है, हजारों ग्रंथ हैं। नई खोजों के आधार पर जिन हम ग्रंथों की चर्चा करते हैं, जिन रासो ग्रंथों पर बात करते हैं आदि इसमें आरंभिक काल में, आज की डेट में उनकी संख्या कई सौ तक है। ये जो ग्रंथ है जो सिर्फ जो है रासो ग्रंथ है, रासो ग्रंथ जिन्हें कहा जाता है, उनकी संख्या कई सौ तक है। और उन पर वाकायदा जो है लोगों ने काम किया है। और आपको आश्चर्य होगा कि इन ग्रंथों का, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो जो है षट भाषा पुराणम च कथम मया जो कहा जाता है, इसमें जो है कई भाषाओं का मिश्रण है। और क्योंकि ये भाषा जो है अब उस तरह की प्रयुक्त तो होती नहीं है बोलचाल में या लेखन में, तो इसलिए जो है इस ग्रंथ को जो है अब पढ़ने वाले लोग भी रहे नहीं है, क्योंकि जो जैसे ये ग्रंथ पढ़े जाने चाहिए जिनकी बात कर रहे हैं ये अब इसमें, वैसे अब जो लोग रहे नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये आरंभिक काल है, पर आरंभिक काल का मतलब इसमें तो पूरा अच्छी तरह से विद्यापति की पदावली है, खुसरो की पहेलियां, हमीर रासो, कुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो जैसा ग्रंथ है, और हजारों प्रामाणिक ग्रंथ हैं इसमें, यही थोड़ी है। तो ये कहना कि ये बिल्कुल अभी हिंदी आरंभ हुई थी, पढ़ करके ऐसा लगता नहीं है कि कोई चीज अभी अभी शुरू हुई हो और वो इतनी अच्छी लिखी जा रही हो। आज जिस तरह की हिंदी आप लिख रहे हैं उस तरह की हिंदी अब से जो है 70-80 साल 100 साल पहले थोड़ी लिखी जाती थी। उस तरह का आपकी भाषा जो है उस तरह की थी नहीं, आपके पास शब्द भंडार उस तरह का था नहीं, उसका प्रयोग करने वाले लोग इस तरह के थे नहीं, तो मिश्रित करते थे। उर्दू पढ़ाई जाती थी, उर्दू में होता था, बहुत बड़ा वो है, बहुत से शब्द हमारे हैं, मैंने बोला भी था आपको पिछली बार जब पढ़ा रहा था तत्सम तद्भव देशज विदेशी। तो तत्सम तद्भव देशज विदेशी की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दूसरी भाषाएं थी वो भी पैरेलल चल रही हैं, और उनको जो है उनके शब्द उसमें जो है आते। पहले तो उर्दू तो लगी रहती थी, पुराने पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको उर्दू आती है क्योंकि उनको पढ़ाई जाती थी। तो इस तरह से ये आरंभिक काल कह देने में भी लोगों को ये आपत्ति है कि ये ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य का बस आरंभ हो गया है इसलिए हम इसको जो है कहें कि वे अभी आरंभ हुआ है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आरंभिक काल है। इस पर भी लोगों को है कि ये काल हिंदी का एकदम आरंभिक काल उस तरह का नहीं लगता है कि जैसे कि हिंदी वो हो, इसमें परिष्कृत जो हिंदी है उसका हमें रूप जो है देखने को मिल जाता है। तीसरा है जो असली जहां से एक तरह से डिबेट शुरू होती है इसमें, वो यही से होती है कि शुक्ल जी ने जब 1929 में जब अपना ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास,
जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने लिखा तो उस समय जो है वहां से ये डिबेट शुरू होती है कि उन्होंने इस काल को, क्योंकि उससे पहले जो है उस तरह का नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण दिया ही नहीं था, इन्होंने तो वैसे ही दे दिया काल के आधार पर। भाई शुरू हुआ है, कोई भी चीज होती है भैया ये जो है इससे जो है प्रारंभ हुई है, इससे जो है शुरुआत इतने से जो है शुरू हो गई। पर क्योंकि साहित्य के लेखन की जो दृष्टियां हैं, जो साहित्य लेखन के लिए जिस दृष्टि की जरूरत पड़ती है, शुक्ल जी ने उसका प्रयोग पहली बार किया और उन्होंने इसको कहा कि आपको कई बार मैंने बोला कि जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती चली जाती हैं, वैसे वैसे ही साहित्य में भी या जनता की सोच में भी, उनके जो है विचारों में भी, उनकी भावनाओं में भी परिवर्तन होता चला जाता है और उसी क्रम में जो है धीरे धीरे साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। शुक्ल जी ने जब ये देखा तो शुक्ल जी ने ये कहा कि भाई ये जो है वीर गाथा काल है। अब जिस समय वो लिख रहे थे अपने टाइम में, जब 29 में जब वो लिख रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उस समय जो है उनके पास जो उन्होंने अपने उसमें लिखा है, उन्होंने केवल 12 पुस्तकों का जो है जिक्र किया है कि भाई मैंने इन 12 पुस्तकों के आधार पर, जिसमें कि बहुत सी पुस्तकों को बाद में ये भी कहते हैं, उसमें जो है विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, कीर्तिलता, कीर्ति प्रताप, होमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाण रासो, ये सारे के सारे ग्रंथ हैं। खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, ये लगभग जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंदे का, इस तरह से ये 12 ग्रंथ उनको जो है मिले थे। और उन 12 ग्रंथों में से उन्होंने पाया कि लगभग जो है 8 ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनमें की वीरता की प्रवृत्ति जो है विद्यमान है। इस वीरता की प्रवृत्ति को देख करके उन्होंने जब उसको पढ़ा देखा तो उन्होंने उसकी प्रवृत्ति को देख करके उसका नाम जो है वो वीर गाथा काल रख दिया। उन्होंने देखा कि ये सारे जो ग्रंथ हैं उनमें से लगभग ये जो ग्रंथ हैं 8, इनमें जो है कहीं ना कहीं वीरता की प्रवृत्ति ही है, राजाओं की है, उनके शौर्य का वर्णन है। हमीर रासो है, हमीर का वर्णन है, इसमें राजा थे हमीर, उनका वर्णन है। और जो है विजयपाल रासो है। ये जो रासो ग्रंथ है ये जो है वीरता पर ग्रंथ माने जाते हैं। अभी जैसे मैं कह रहा था, अब तो कई सौ जो है ग्रंथ जो है वो सामने आ जाते हैं। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया वीर गाथा काल। कारण दिया, क्यों दिया कि क्योंकि इस काल में वीरता की प्रवृत्ति की अधिकता है। मुझे जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर मैं ये एक निर्णय ले रहा हूं कि भाई ये काल जो है वीर गाथा काल है। लेकिन और उन्होंने टिप्पणी भी दी कि इसी सीमित सामग्री को लेकर जो थोड़ा विचार किया जा सकता है वो मैंने किया है। सीमित सामग्री को लेकर के जो विचार किया जा सकता था उस पर मैंने वो किया है। ये उनका है, उसमें उन्होंने दिया है वगैरह कि सामग्री जो है वो सीमित है। लेकिन उसमें उन्होंने और चीजें तो और भी उसमें बहुत सी हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें जो है क्या है कि जो बहुत सी पुस्तकें हैं वो उनका कईयों का तो बाद की जो है उनमें तो कईयों का तो नाम ही जो है देखने को मिलता है। फिर एक और उन्होंने किया है कि धार्मिक साहित्य, तो शुक्ल जी ने अपने जब ये इसका नामकरण कर रहे थे या इसको विभाजित कर रहे थे, अपने काल विभाजन कर रहे थे, तो शुक्ल जी ने जो धार्मिक साहित्य है उसको इसमें नहीं रखा। वो कहते हैं कि ये तो धार्मिक साहित्य है और धार्मिक साहित्य की जो है यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो साहित्य है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास जब रहे तो वो कहते हैं कि धार्मिक साहित्य है। जैसे जैन और बौद्ध, इनका जो वो है वो जैन बौद्ध और ये जो आपके क्या कहते हैं सिद्ध है, इनका साहित्य जो है वो है कि ये धार्मिक साहित्य है, इसलिए मैं इसे इस कोटि में नहीं रखता हूं। ये जो है एक ऐसा वो है। तो लोग अब अपने अपने ढंग से तर्क देते हैं कि
अगर मान लो आप ये कहते हैं कि धार्मिक चल करके जो आप देखेंगे कि सूर और तुलसी वगैरह, कबीर वगैरह, ये क्या है? ये धर्म के नहीं है। तुलसी से ज्यादा धर्म का प्रचार कौन कर रहा है? 500 वर्ष हो गए। अकेली दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो हजारों जगह जो है राम कथा का जो है चल रही होती है दिन में, हजारों जगह, एक दो जगह नहीं। और 500 वर्ष जो है गुजर गए, फिर भी है तो धर्म की बात करते हैं, उसमें सबको उपदेश ही दे रहे हैं वो। तो वही लोग कहते हैं कि यार ये बात उनकी नहीं जमती है। तो एक तो 12 रचनाओं के आधार पर ही जो है केवल ये कह देना कि भाई जो है ये जो है वीर गाथा काल है। आज जो है हजारों ग्रंथ जो है, जो मैं बोल रहा हूं कि हजारों ग्रंथ, कई सौ रासो ग्रंथी सामने आ गए हैं। बहुत बड़ी सामग्री अब सामने आ गई है, और इसलिए जो है केवल उनके आधार पर ये नाम दे देना आज जो है वो ठीक नहीं है। फिर दूसरा वो ये भी कहते हैं कि धार्मिक साहित्य, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, ये सारे के सारे क्या है इनके? ये ईश्वर और धर्म की बात करते हैं ना, कि इंसान को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इसमें से बहुत सी रचनाएं जो है जो ये कह रहे हैं कि ये है जो ये 12 के नारे ना, इनमें से जो है बहुत सी रचनाएं तो ऐसी हैं जो अपभ्रंश की हैं। तो इसलिए इनके उस पर जो है ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि केवल 12 पुस्तकों के आधार पर नाम रखना उचित नहीं है। धार्मिक साहित्य को साहित्य ने मान करके उसे साहित्य की परिधि से अगर आप निकालेंगे तो आगे आने वाला भक्ति काल का बहुत बड़ा साहित्य उससे बाहर हो जाएगा। और इसके अलावा वो जो है इसमें जो है कई अपभ्रंश की भी रचनाएं हैं, कई केवल जो है नोटिस मात्र है, बस उनका नाम है। ग्रंथ जो है नहीं मिल पाए पूरी तरह से, पर उनका नाम जो है वो जो है रखा गया है, बस नाम मिलता है कि ये भी जो है ग्रंथ है। इसलिए लोग जो है इनके उसको जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं कि भाई शुक्ल जी ने आज की, उस जमाने में जब रहा होगा बहुत बड़ी चीज थी, पर आज की डेट में इस बात को जो है लोग मानते नहीं है कि भाई ये काल जो है वो वीर गाथा काल है। अब इस पर क्योंकि हमें तो इतिहास की दृष्टि से विचार करना है, इसलिए क्योंकि उसमें वीरता की प्रवृत्ति तो मिलती है, लेकिन इसलिए जो है हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये है। पर अब जो है उनका ये नाम उतना मान्य नहीं रहा है। अब लोग जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो केवल जो है वीरगाथा काल है, क्योंकि अब सामग्री ज्यादा आ गई है। उनकी मजबूरी थी कि वो जो है इसका नाम ये थे। खुद उन्होंने कहा इसी संक्षिप्त सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है, इस थोड़ी सी सामग्री को लेकर के। पर ये नहीं है ना, उसमें तो श्रृंगारिक साहित्य भी है। जो विद्यापति की पदावली है उसमें श्रृंगारी तो है, भगवान है वो उनकी, वो जो है मैथिल कोकिल विद्यापति हैं, पर वो है श्रृंगारिक रचना कि भाई अब श्रृंगार के विषय में तो दृष्टि में है ना। श्रृंगार तो आप देखेंगे कि जो श्रृंगार जो होता है वो ग्रंथ से ज्यादा आदमी की दृष्टि में होता है, और इसीलिए उस पूछा जाता रहता था कि भाई विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगार हैं। हो सकता है कहीं लगे हों आपको, तो मुझे आता था कि भाई भक्त हैं या श्रृंगारी हैं। तो भक्त और श्रृंगारी के बीच में जरा सी वो है वो समझने के लिए कि मान लो जब पढ़ाते थे तो यही कहते थे कि भाई कैसे आप उसको आंकोगे। तो एक कमरे में उसको बताते थे कि भाई ये तो आपकी अपनी दृष्टि है, जैसे आपने चश्मा चढ़ा रखा है, जैसी आपकी मनोवृत्ति है आपको वैसे ही दिखाई देगा। मान लो कमरे में है, कमरे में एक रोगी बैठा हुआ है और एक फूल रखा हुआ है, उस कमरे में जो है एक भौरा प्रवेश करता है और एक मक्खी प्रवेश करती है। आप समझ गए होंगे कौन किस पर बैठेगा, क्योंकि भौरे की प्रवृत्ति जो है अलग है, वो जाकर के फूल पे बैठेगा, और मक्खी की प्रवृत्ति अलग है, वो जाकर के घाव पे बैठेगी। इसलिए जिनको जो कुछ खोजना है
वो उसमें खोज सकते हैं। बहुत से जो है चीजें होती हैं ऐसी कि वो कुछ भी जो है उसमें से जैसी दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे ही जो है नजर आ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये भाई सीमित सामग्री है, और सीमित सामग्री को लेकर के जो थोड़ा बहुत वो हो सकता था, विचार हो सकता था, उससे उसी में हमें थोड़ा इस वक्त जो है संतोष करना पड़ेगा। बहुत पहले इन लोगों से लगभग जो है 25-30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले वो विचार कर रहे थे, तो जो सामने आ रहा था खोज हो करके वो है। इस क्रम में जो दूसरा जो वो है ना, जिनकी ज्यादा वो की जाती है, अभी एक एक पैन में तो वेटेज के हिसाब से बात कर रहा हूं अभी। अब दूसरा जो इस क्रम में जो है वो आते हैं, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको अनेक जगह ऐसा लगेगा जब आप दोनों को पढ़ेंगे, आपको अनेक जगह ऐसा लगेगा कि जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी की मान्यताओं से प्रभावित नहीं है, उनकी मान्यताओं का अनेक जगह खंडन करेंगे वो। क्यों? क्योंकि दोनों की दृष्टि जो है वो अलग अलग है। वो प्रवृत्ति की बात करते हैं, वो परंपरा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। वो हर चीज को इतिहास से खोज करके लाते हैं, और वो जो है समाज में जो प्रवृत्ति है वहां से वो परंपरा खोजते हैं, और वो जो है प्रवृत्ति खोजते हैं। दोनों की दृष्टि में जो है अंतर है। आगे भी आपको मिलेगा, आप देखेंगे कि दोनों जो है अलग अलग बात करते नजर आएंगे। तो दूसरे जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से एक अलग से भी ग्रंथ लिखा है उन्होंने। अब वो जो है इसका कहते हैं कि इसका नाम जो है वो आदिकाल है। आदिकाल कहते हैं कि ये आदिकाल किसे कहते हैं? जब आप कहते हैं ना आदि पुरुष, तो प्रलय के बाद जो कोई कुछ बचा था तो वो एक मनु ही बचे थे, आदि पुरुष मनु। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ कौन सा है आपका? वाल्मीकि का रामायण, सबसे प्राचीन ग्रंथ। तो इसलिए जो है आदि ग्रंथ, आदि गुरु, आदि आचार्य, जो भी जिनके साथ वो लगाया जाता है ये संबोधन या विशेषण, तो उसके मतलब है कि सबसे प्राचीन, उसके बाद जो है खत्म हो जाता है। जैसे आप भौगोलिक दृष्टि से जाएंगे तो कन्याकुमारी के वहां जाकर के समुद्र आ जाता है, फिर आप वहां खड़े होंगे तो आगे समुद्र। तो वो जो एक बिंदु है वहां तक पहुंच जाना, सबसे लास्ट पॉइंट तक जाना, तो ये होता है आदि, माने सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे पहला। अब ये कहते हैं कि भाई ये जो है आदि वो है, तो खुद भी उससे जो है आशंकित है कि अगर मान लो ये काल आदिकाल है, तो आदिकाल में जो है ऐसा साहित्य कैसे आ गया भाई सामने? इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे सामने आ गया? फिर आदिकाल में जो साहित्य है जो इतना वो है, पृथ्वीराज आप कह रहे हैं कि आदिकाल है। आदिकाल में तो जब इंसान भी आदिकाल में था, आदि मानव था, तो उसे तो भाषा भी नहीं आती थी, वो तो जंगलों में रहता था, वो तो जंगली था। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आदिकाल है, और आदिकाल में पृथ्वीराज रासो जैसा, विद्यापति की पदावली जैसा, खुसरो की पहेलियां जैसा, ऐसे जो है संदेश रासक जैसा ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो है आदिकाल में जो है मौजूद है। हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य जिस काल में लिखा गया, उससे जो है आप कह रहे हैं कि ये आदिकाल है, ये सबसे पहला काल है। तो इस बात को जब लोगों ने नकारा, तो उन्होंने उनकी एक उस पर जो है टिप्पणी है, वो है कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है, और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न, परंपरा विनिर्मुक्त, काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है।
यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। ये उन्होंने उस पर अपनी जो है टिप्पणी दी नाम के साथ, कि आदिकाल नाम देने से जो मैं कह रहा था, ऐसे लगता है कि इसके कोई इनकी परंपरा नहीं है, कोई जंगली है, कोई इनके पास जो है कोई रूढ़ियां परंपरा ये जो है कुछ नहीं है, बस शुरू हुई है जिंदगी जैसे होती है। तो अगर आप पाठक लोग इस बात को ध्यान रखें कि ये काल जो है ऐसा नहीं है कि परंपरा प्रेमी नहीं है, वो नहीं है, तो यह नाम जो है वो गलत नहीं है। ऐसा उन्होंने उसके साथ में नाम के साथ जब दिया तो ये भी दिया। तो ये उन्होंने अपना ये उनका एक तरह से क्लैरिफिकेशन है। जैसे शुक्ल जी ने दिया कि इसी सीमित सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता था उस पर हमें संतोष करना पड़ता है, ये शुक्ल जी की वो है। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपने उस नामकरण के साथ ये दी है कि भाई इसका जो है अगर वो रखें, पर ये नाम अब जो है ये नाम ज्यादा जो है चर्चित है। इसमें अलग अलग आगे जाकर के आप देखेंगे कि उनके नाम आएंगे और आप देखेंगे कि इसमें लोग कहेंगे कि भाई वीरगाथा काल, हाँ वीरगाथा काल की जी, अगर मान लो बात की जाए कि भाई आप तो आदिकाल कह रहे हो, तो वीरगाथा काल क्या क्या होगा कि भाई वीरगाथा काल भी तो आदिकाल में ही था। आदिकाल का मतलब है सबसे प्राचीन, सबसे पहला, सबसे पुराना काल। तो वीरगाथा काल भी इसी में आ जाएगा, आदिकाल नाम में ही सब आ जाएगा कि जी वो फिर जैन और सिद्ध उनकी रचनाओं का, बौद्धों की रचनाओं का क्या होगा कि हाँ वो भी आदिकाल में ही आ जाती है सबकी सब, उसमें क्या दिक्कत है जी। तो ये विचार जो है धीरे धीरे सामने आया कि भाई अगर हम आदिकाल नाम दे देते हैं तो ये नाम जो है ज्यादा वीरगाथा काल की तुलना में ज्यादा जो है वो संगत लगता है, क्योंकि आदिकाल नाम देने से और सारी शंकाएं जो है वो दूर हो जाती हैं। जो अभी मैं बीच बीच में बोल रहा हूं वो सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो सब आदिकाल में ही आई है, उसी के अंदर आई है। और जो नामकरण का कि इसको मैं ये कहूं या ये कहूं, वो सब उसमें जो है समा जाएगा। कैसे समा जाएंगे ये नाम? जैसे कि हाथी के पैर में सारे पैर समा जाते हैं, ऐसी एक कहावत है कि भाई हाथी का पैर तो बहुत बड़ा होता, अब हाथी के पैर में सारे पैर समा जाते हैं। तो हाथी के पैर में सारे पैर का, मान लो बकरी गए मैं भी पैर रखूंगी कि रख ले, हाथी के पैर में उसका भी आ जाएगा। और कोई कुत्ता कहे मैं भी रखूंगा, रख ले। और कोई जानवर कहे कि वो मैं भी जो है हाथी के पैर में, सारे पैर रख लो, उसमें सबके पैर आ जाएंगे, किसी का पैर उसके पैर से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए कहा जाता है निचोड़ रूप में कि आदिकाल नाम जो है वो आज जो है वो ज्यादा जो है वो संगत हमें प्रतीत होता है कि आदिकाल आज की डेट में ज्यादा संगत है। और अब जो है वो जो विवाद है ना, क्योंकि भाई एक इतिहास है, इतिहास में तो एक वो चलती है परंपरा कि भाई क्या है, पर अब जो है जो विवाद है वो जो है ये आ गया है कि भाई आदिकाल नाम संगत है। जब तक उन्होंने इसको नहीं सामने रखा था तब तक चल रहा था कि भाई किसको रखें किसको रखें। बहुत से विवाद जो है वो चलते रहते हैं। जैसे भूषण है, आप भूषण कवि को पढ़ते होंगे ना, भुज भुज गेस की वह संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती दी दारुन दलन के। अगर मान लो वो है तो भूषण का क्या नाम है? भूषण का नाम नहीं है, ये तो उपाधि थी भूषण। तो अभी तक ये नहीं है क्लियर हुआ कि उनका नाम क्या था, इसलिए भूषण ही चल रहा है। तो जब तक कोई चीज एकदम स्पष्ट ना हो जाए तब तक वो नाम जो है वो चलते रहते हैं। और क्योंकि हमें तो इतिहास में उस परंपरा को बताना है आपको कि वो है, इसलिए जो है ये करेक्ट नाम है जो मैंने बताया। ये लास्ट में विवाद जो है खत्म हो जाता है। दो महान जो इतिहासकार हैं उन पर मैंने पहले चर्चा की, जिनका की मूल्य है साहित्य के इतिहास में।
अब आइए बात करते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जैसे आदमी, मैंने तब भी आपसे कहा था जब हम इस पर बात कर रहे थे कि उन्होंने आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। वो कहते हैं कि ये सिद्ध सामंत काल है, इसमें हमें सिद्धों की भी रचनाएं मिलती है और सामंतों की भी रचनाएं मिलती है। सामंत तो थे ही, राजा जैसे छोटे होते हैं, एक राजा होते हैं, एक उनके नीचे की कैटेगरी के जो है सामंत होते हैं। तो इसमें हमें उनको उनकी जो है रचनाएं जो है देखने को मिलती है, ये कहते हैं। अब सिद्ध जो थे वो जो है 84 सिद्ध हैं, उन सिद्धों की सारी रचनाएं हैं। जैनी जो थे वो भी सिद्ध थे, सरहपा, लुईपा, सवरपा, कन्हपा, पुष्पदंत, ये सारे के सारे जो है सिद्ध थे। इन सब की भी रचनाएं मिलती हैं और सामंतों की भी रचनाएं मिलती हैं। जो चारण हैं, वो जो चारण हैं उनकी, जो सामंतों के साथ रहते थे, जो छोटे मोटे जमींदार होते थे, उनके साथ भी तो बहुत से ऐसे जो है रहते थे पुराने जमाने में दरबार में, तो वो उनके ऊपर लिखा करते थे, वो उनसे जो है जुड़े रहते थे और उसके बारे में जो है वो जो है अपने जिस सामंत के साथ रहते थे उसकी वीरता का बखान करते रहते, उनकी दान वीरता का ये सब जो है करते रहते थे। तो इस तरह से ये कहते हैं कि ये सिद्धों की और सामंत, सिद्ध और सामंत काल है। इसमें हमें सिद्धों की भी रचनाएं मिलती हैं और सामंतों की भी रचनाएं मिलती हैं, इसलिए मैं इसको जो है सिद्ध सामंत काल जो है वो जो है कह रहा हूं कि ये जो है सिद्ध सामंत काल है। लेकिन इसमें जो आप देखेंगे कि इसमें जो धार्मिक जो प्रवृत्ति है वो और वीर गाथात्मक दोनों प्रवृत्तियां जो है इसमें जो है वो उपेक्षित है। जो आप देखेंगे कि जो वीरता की बात है वो इसमें नहीं है, जो कि जो है होनी चाहिए, तो ये है। फिर एक और इन पर जो है वो किया जाता है कि भाई ये तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी जो सिद्धों की रचनाएं हैं, जो आप जो देखेंगे वो अपभ्रंश में है। जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना गुरु गोरखनाथ की गोरखवाणी, वो जो है आप सरहपाद, ये कहां से हैं? ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं, वहां से जो है कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये अपभ्रंश और हिंदी को राहुल जी ने एक कर दिया है। अब ये फिर विवाद का विषय है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन बहुत मेधावी व्यक्ति थे। उन्होंने इसका नाम जो रखा वो तिब्बत गए थे, बाहर से बहुत बड़ा साहित्य जो है लाद करके वो लाए, घोड़ों पर लाद करके लाए, इतनी रचनाएं लेकर के आए और फिर उस पर का जो है अध्ययन किया और तब जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ये सिद्ध और सामंत, सिद्धों की रचनाएं हैं इसमें और सामंतों की रचनाएं। सामंतों की तो चलो मान लिया कि भाई वीर गाथात्मक है, लेकिन दूसरी जो है ये जो धार्मिक साहित्य जो सिद्ध जिसे आप कहेंगे, ये अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अब आप अपभ्रंश को और हिंदी को क्या एक मानते हैं? ये एक विवाद का विषय है, इस पर भी बहस है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिंदी, अपभ्रंश और हिंदी के बीच में कुछ तो ये भी कहते हैं पुरानी हिंदी भी थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हिंदी एक ही थी, अपभ्रंश और ये जो है ऐसी है। जैसे चतुर्सेन शास्त्री है, वो तो चतुर्सेन शास्त्री तो जो है 760 तक ले जाते हैं। वो 760 में तो उन्हीं की रचनाएं जो है वो कह देते हैं। जो सरहपा, जो आपके सरहपा जो कोर्स में भी लगा है, जो आप पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, वो क्या है? वो तो वहीं के हैं उनके अनुसार। तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं या अपभ्रंश और हिंदी को क्या एक माना जाए, ये एक विवाद का विषय है। इसलिए जो है इस नाम के विषय में भी ये आपत्ति है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को ये एक मानते हैं, जो कि ठीक नहीं। अब आइए एक और है राम कुमार वर्मा, और जो तब भी उस दिन भी मैंने बताया था, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय इनको कहा कि ये जो है संधिकाल है
और चारण काल है। चारण काल से तो आप समझ गए कि इसमें चारणों की रचनाएं हैं, अपने आश्रयदाताओं को प्रशंसा करने के लिए उसमें रचनाएं। लेकिन ये जो है संधि काल है, संधि काल है सिद्ध और जैन कवियों का इस समय जो है वो था। और वो जो है क्या करते हैं, संधि काल कौन सी चीज होती है, जहां पर कि एक परंपरा खत्म हो रही हो और दूसरी परंपरा शुरू हो रही हो। ऐसे काल में जो है बहुत सी रचनाएं लिखी जाती हैं। अब आप देखेंगे ना, जब तो काल या इतिहास ऐसे तो चलता नहीं जैसे आप सोचते हैं कि आज रात तक 31 तक अगर दिसंबर तक है तो वो जो है 2020, और जैसे ही 31 दिसंबर के बाद जो है 12 बजे तो आपने कह दिया कि भाई नया वर्ष 2021। इतिहास ऐसे नहीं होता ना, ऐसे बदलता। इसीलिए तो सेनापति जैसे लोग हैं जिनका कि मैं पहले भी कह रहा था, काहू काहू कौर के कवित्व कर जानो है। तो सेनापति भक्ति काल और रीति काल दोनों की संधि के कवि हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, भक्ति काल जो है वो खत्म हो रहा था, रीति काल जो है वो शुरू हो रहा था, उसके बीच का जो समय था उस समय वो कविता कर रहे थे। इसलिए उनकी कविताओं में जहां एक और भक्ति काल का जो है स्वर मिलेगा, वही जो है रीति काल का भी मिलेगा। वो भी उसमें जो है आपको जो है वो दिखाई दे जाएगा कि ये जो है कैसे जो है उसका भी जो है प्रभाव जो है वो दिखाई देगा आपको। ठीक इसी तरह से, क्योंकि राम कुमार वर्मा कहते हैं कि ये अपभ्रंश वो सॉरी संधि काल है। संधि वो पॉइंट होता है जहां पर कि आप जैसे जिसको कहते हैं ना क्षितिज, आकाश और पाताल जहां आकाश और जमीन और आसमान जहां मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो कहा जाता है कि वो क्षितिज है। तो वहां पर जो है वो जो पॉइंट है, एक पॉइंट पे जाकर के आपको लगेगा कि एक रेखा सी खिंच गई है बस जो है, और ये जो है वो है। तो ये वही काल है, ये वही स्थिति है जिसको कि कहा जाएगा कि ये संधि है कि पुरानी या अपभ्रंश जो है वो समाप्त हो रही थी और हिंदी जो है वो शुरू हो रही थी। इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये संधि काल था, क्योंकि इसमें हिंदी की भी रचनाएं हैं और अपभ्रंश की भी रचनाएं हैं। दोनों का आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें दोनों जो है वो चीजें हैं। अब अपभ्रंश की रचनाएं हैं और हिंदी की है। पुरानी हिंदी जी भी कहा, कुलेरी जी ने कहा, नहीं जी एक और भी है, पुरानी हिंदी भी होती है एक बीच में। तो इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये एक तो संधि काल नाम दिया इन्होंने, क्योंकि दोनों कोई भी ऐसे नहीं होता आज रात तक वो लिख रहा है कि अपभ्रंश में मॉर्निंग में उठेगा तो हिंदी चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भारतेंदु जो है खुद जो है, जब भारतेंदु काल आया तो भारतेंदु खुद जो है ब्रज भाषा में कविता कर रहे थे, जबकि उन्हें आधुनिक काल का जनक माना जाता है। बहुत सी उनकी रचनाएं जो है जो ब्रज भाषा में है, और साथ साथ उसमें जो है धीरे धीरे वो जो है वो भी लिख रहे थे। अंधेर नगरी भारतेंदु ने जो लिखा, अंधेर नगरी, वो आधुनिक काल में आकर के ही तो लिखा जब जो है गद्य का विकास हो रहा था। एक तरफ गद्य का उसमें भी लिख रहे हैं, ब्रज भाषा में भी कविता कर रहे थे स्वयं भारतेंदु, और खड़ी बोली में भी जो है कविता कर रहे थे भारतेंदु, क्योंकि वो संधि काल था। एक चीज चल रही थी, दूसरी आ रही थी, और एक जो है पैरेलल चल रही थी। तो कोई भी चीज जो है एकदम समाप्त नहीं होती, इसलिए उसका असर रहता है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि इसमें अपभ्रंश की भी रचना है और हिंदी की भी रचना है, दोनों का संधि का समय है ये। एक और नाम जो वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं इसको चारण काल, जो कि अभी ऊपर बात हुई थी जब हम कह रहे थे कि ग्रियर्सन ने इसको चारण काल नाम दिया है। तो इसमें चारण और भाटों की जो रचनाएं हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती हैं, और इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि इसमें चारण काल है। ये सब जितने भी राजाश्रय में रहते थे सब चारण थे, सब उनके साथ साथ चलते रहते थे, जहां वो जाते थे उनके साथ चलते चले जाते थे। आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई खुद एक भाट थे। चंद्रवरदाई तो थे, जो आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, फिल्म भी बन चुकी है, सीरियल भी बन चुके हैं, कि चंद्रवरदाई थे जो कि मोहम्मद गौरी जब उनको ले गए, गजनी ले गए, तो वही गए थे उनके पास मिलने के लिए, उनसे मिलने के
कि उनको जो है पता था कि ये शब्द भेदी बाण मारते हैं, और उन्होंने ही उनको कविता में बताया कि इतनी 7 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतनी ऊपर जो है वो बैठा हुआ है। तो ये उनके जो है साथ साथ रहते थे। तो ये दो कह रहे हैं कि मुझे इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं राम कुमार वर्मा को, कि एक तो इसमें चारणों की रचनाएं हैं और दूसरा ये काल जो है वो संधि काल है। इन्होंने दो नामों में इसको डिवाइड कर दिया। पर बात फिर वहीं आ जाती है कि इसमें केवल चारणों की रचनाएं नहीं है, इसमें तो और भी साहित्य जो अभी हम ऊपर कह रहे थे, और इस ये जो है अपभ्रंश की रचनाएं हैं जिन्हें ये संधि काल कह रहे हैं, उसमें तो अपभ्रंश की भी रचना है। तो क्या अपभ्रंश को हिंदी को एक मान लिया जाए? तो इसलिए इस नाम में जो है भी जो है कमियां जो है वो देखने को मिल जाती हैं। फिर एक और है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका नाम देते हैं बीज वपन काल। बीज, जो बीज बोया जाता है वो कहते हैं, ये कहते हैं बीज वपन काल था ये, यानी हिंदी का बीज बोया गया था इस समय। अब एक बार फिर वही आ गई हजारी प्रसाद द्विवेदी वाली बात कि भाई हिंदी का बीज, जब बीज कोई बोया जाता है तो पहले वो पौधा बनेगा, फिर ही वो फल देगा ना। गेहूं की फसल उगाते हैं या मक्की की फसल उगाते हैं या जो भी उगाते हैं तो पहले जमीन में बीज बोते हैं ना, उस अंकुर को फूटने में ही बहुत सा टाइम लग जाता है, और फिर उस पेड़ को बड़ा होने में 2-3-4 महीने का फसल में टाइम लगता है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो बीज बोया गया था हिंदी का, ये बीज बोया हुआ था कि जिसमें कि पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य लिखा हुआ था, विद्यापति की जैसी, खुसरो की और खुसरो की पहेलियां जैसे ग्रंथ इसमें मौजूद थे। इतने चर्चित ग्रंथ जो है जिसमें जो है मौजूद थे, वो वहां हिंदी का अभी बीज ही डाला। इसको लोग इस बात से सहमत नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपना ये जो है देना पड़ा, अपनी टिप्पणी देनी पड़ी कि भाई ये मत समझना कि ये बस मुझे आदि मानव से युक्त काल है। ठीक उसी तरह से ये बात है कि भाई ये नाम इसलिए ठीक नहीं है कि इस समय हिंदी का बीज थोड़ी, हिंदी तो पूरी चल रही थी, इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ इसमें जो है सामने आ चुके थे। आज की डेट में जब पूरी तरह से जो है वो हो गया है, अनुसंधान हो गया है, तो पूरी तरह से जो है 300 के करीब तो रासो ग्रंथ ही उपलब्ध है। तो इसलिए ये मानना कि भाई इसमें केवल यही था, इसके अलावा वो ने आदिकालीन प्रामाणिक साहित्य पर अलग से भी काम हो सकता है। आदिकालीन साहित्य पर, आदिकाल में है ना आदिकाल के प्रामाणिक ग्रंथ, आपको बताए मिल जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि नहीं जी ये तो अभी बीज ही बोया गया था हिंदी का, ये बात जो है वो तर्क संगत जो है प्रतीत नहीं होती है। और इसलिए जो है वो जो है ये कहते हैं कि भाई ये नाम भी जो है उपयुक्त नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई बात की, ये हम भाई हिंदी का बीज बो गया था इस समय, इसलिए मैं तो इसको जो है ये काल कहूंगा। पर ये बात इसी आधार पर तर्क संगत नहीं है जो हम ऊपर कहते आए कि हिंदी तो पूरी तरह से थी, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जा चुके थे, ये कोई बीज बोया गया था क्या? इसलिए इस तर्क के आधार पर ये बात जो है नाम भी जो है वो ठीक नहीं रहता है। एक और है जो चतुर्सेन शास्त्री हैं, वो इसको अपभ्रंश काल कहते हैं। जैसे आपके मिश्र बंधु इसे आरंभिक काल कहते हैं, ये इसका सीधा नाम देते हैं कि ये अपभ्रंश काल। अब अपभ्रंश काल को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अपभ्रंश एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है। आपने अगर हिंदी भाषा का विकास पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी एक क्रम है। आप ये कह सकते हैं पुरानी हिंदी, बीच में कई लोग उनको ये है अपने दिमाग में कि नहीं जी पुरानी हिंदी थी जी, तो पुरानी हिंदी डालो तो भी अलग है ना विकास क्रम। तो अपभ्रंश एक अलग भाषा है जिसमें कि आपको नाथ और सिद्धों का इनका, क्योंकि इनका ध्यान उधर ही है, इनकी जो सोच है, जो मैं कह रहा था कि जो जैसी दृष्टि होगी वैसा ही तो दिखाई देगा ना। उनको वही चीजें दिखाई दे रही है कि इसमें जो है अपभ्रंश की रचनाएं जो है वो तो 760 पे चले जाते हैं,
तो वहां तो अपभ्रंश जो है चल रहा है, तो अपभ्रंश की रचनाएं भी उस समय चल रही हैं, इसलिए कहते नहीं ये अपभ्रंश काल है, नाम देते हैं इसको। पर ये नाम जो है ठीक नहीं है, लोग इसे स्वीकार नहीं करते कि नहीं अपभ्रंश और हिंदी में अंतर है और उसे जो है स्वीकार जो है नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहना कि भाई हिंदी साहित्य के जो वो काल है उसको जो है अपभ्रंश मैं कहता हूं, यहाँ इसको जो है मानने के लिए लोग जो है तैयार नहीं है। अब इसके विषय में जो अपभ्रंश काल है इसके विषय में जो है वो गुलेरी जी कह देते हैं, गुलेरी जी एक मानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था वो एक मानते हैं, पर ये अब जो है मान्य नहीं है। वो कहते हैं द्विवेदी जी, जहां तक नाम का प्रश्न है गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहां तक परंपरा का प्रश्न है निस्संदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को खत्म कर दिया कि गुलेरी जी हुए चाहे वो आपके वो हुए, वो अपभ्रंश को कहते हैं कि ये अपभ्रंश काल है, पर इसको लोग जो है पंडित विद्वान लोग जो है स्वीकार नहीं करते। हाँ, अगर परंपरा की दृष्टि से आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी का जो परंपरागत साहित्य है वो अपभ्रंश से ही विकसित हुआ है। जो हिंदी का कहाँ कौन सा, वही जो हम बात करते हैं कि इसमें कबीर का है, इसमें दादू का है, रैदास का है, जो संत कवि हैं उसमें जो साहित्य जो विकसित हुआ है वो वहीं से आया है, परंपरा वहीं से आई है, मुक्त काव्य वहीं से आया है, सारी चीजें वहीं से आई है। अगर आप उसको परंपरा की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो हमें उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये जो अपभ्रंश है ये अपभ्रंश काल है, वो नहीं उनको मान्य, क्योंकि नई हिंदी और पुरानी हिंदी को वो जो है अपभ्रंश को वो एक नहीं मानते। इस तरह से आप जो है अपने प्रश्न का जवाब जो है वो दे सकते हैं। आप पढ़िएगा और पढ़िएगा, लेकिन यही चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, बस उसको लैंग्वेज देने की वो होगी। जो मैं बोल रहा हूं वही चीजें हैं सब वहां पर, आप उसको व्यवस्थित रूप से ऐसे ही लिखेंगे कि भाई नामकरण है, ऐसे दिया गया, ये दिया गया, ऐसे जो है उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये जो स्थिति है ये आपको मिलेगी आपको देखने के लिए कि भाई आदिकाल का नामकरण कैसे जो है किया जा सकता है, उस पर जो है वो विचार कीजिए। आइए बात करते हैं अब आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रवृत्तियां। इस काल की भी प्रवृत्तियां हैं, पूछना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो टिप्पणी में ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, पर फिर भी पूछ सकता है क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास नया लगा है, पहले ये नहीं था। अब से 20 वर्ष पहले जो है रहा था 2001-2 में, फिर हट गया था, फिर दूसरा आ गया था, फिर ये दोबारा से आया। तो प्रवृत्तियां पूछा जा सकता है कि भाई हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल की या आदिकाल की प्रवृत्तियां बताइए। तो उसमें जो है बहुत सी चीजें आती हैं, और उसमें आती है सबसे पहली है कि जो वीरगाथा काल है उसमें युद्धों का सजीव वर्णन। जो वीरगाथा काल है उसकी प्रवृत्ति आप देखेंगे, जहां भी वीरता की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी उसमें युद्धों का जो है बहुत सजीव वर्णन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस युग का तो सिद्धांत ही जो है वो इसी पर टिका हुआ था। लोग अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए या सीमाओं का विस्तार करने के लिए या श्रृंगार से प्रभावित होकर के, नारियों के सौंदर्य के कारण उस समय जो है युद्ध जो है वो अक्सर जो है वो होते रहा करते थे। और इसीलिए उस समय था कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए
आगे जीवन को धिक्कार। क्षत्रियों के लिए इस युग का सिद्धांत बता रहा हूं मैं। इस युग का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो यही था कि 12 बरस ले को 12 साल तक जो है कुत्ते फुत्ते ये जो जीवन होता है, और जो बरस 18, क्षत्रिय के लिए तो 18 वर्ष का जीवन जो है बहुत है। उसके आगे तो जीवन को धिक्कार है, बेकार है आगे का जीवन जो है। ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जो है इस काल में, मैं नहीं कह रहा, कभी सोच रहे हो, ये मैंने भी आपको जो बता रहा हूं वो मैंने भी सुना हुआ है कि इस काल के विषय में ये कहा जाता था कि 18 वर्ष क्षत्रिय के जीवन के लिए बहुत है, मर मिटो, उसी पे जो करना है सब कुछ कर डालो। जैसे कि आप देखेंगे कि भाई जो अर्जुन के बेटे ने, क्या नाम उसका, उसने जो है जो पूरा का पूरा जो है इतनी छोटे टाइम में ही अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह वेदन जो है सीख लिया और युद्ध करा। युद्ध, जब जो बहादुर लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये काल जो है बहादुरों का काल है। ये ऐसे आजकल के जैसे उनका ना तो ऐसे कवि थे और ना ऐसे राजा थे, ना ऐसे जमींदार थे, ना ऐसे लोग थे इस तरह के आजकल के जैसे नहीं थे। तो इसीलिए जो है जो ये काल है ये युद्धों का सजीव वर्णन करने वाला काल है। बहुत लड़ाई हुई, बहुत सी ऐसी लड़ाइयां हुई कि जिनमें कि जो है ऐसे लगता है कि बिल्कुल सजीव चित्रण जो है वो कर रहा है। क्यों? इसलिए कि कैसे सजीव चित्रण था। अमानुल्लाह खां हाथ बंदूक लीनी, महाराज के सामूह आन कीनी। चित्र देखना इसका। अमानुल्लाह खां हाथ बंदूक लीनी, महाराज के सामूह आन कीनी। तको पैण 9 7 सो है निशानम, तिही बेर राजा भय सावधानन। बई ओरते छोटी छूटी गोली निकसी, तन त्राण को भेद ऐसे परसी। अमानुल्लाह खां है, वो सामने से बंदूक मार रहे हैं, महाराज दूसरे हैं, वो पीछे से जो है वो गोली चला देते हैं और गोली जो है बाईं तरफ से निकल करके जो है वो चली जाती है। ये जो स्थिति है वो वहां थी। जो वर्णन किया जाता था वो बिल्कुल ऐसा वर्णन किया जाता था कि सजीव, जीता जागता, वो जीता जागता जो है वर्णन जो है जो किया जाता था। वो क्यों होता था? उसका कारण था कि इस काल में जो वीरता पर कवि थे, जो इस तरह का जिन्होंने सजीव वर्णन किया है, वो खुद भी जो है युद्ध करते थे। पहले जो राजा होता था, आप देखेंगे, अगर आप सिनेमा में भी देखेंगे, अब वैसे तो हमें राजा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप सिनेमा में भी देखेंगे तो अगर जो है अकबर खुद घोड़े पर, उस पर सॉरी हाथी पर बैठ करके लड़ रहा है और दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप भी लड़ रहा है, खुद लड़ रहे। आज तो घर बैठे जो है वो कहते रहते ना, ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ आक्रमण कर दिया, वहां जो वो है। उस जमाने में तो था नहीं। उस जमाने में तो राजा जो है स्वयं जाता था लड़ने के लिए और स्वयं ही युद्ध करता था। अब ये एक और बात उस समय थी कि बहुत से ऐसे भी जो है उस समय जो भारत या चारण जो लोग हुआ करते, जो राजा के राजकवि थे, बहुत से ऐसे थे कि जो खुद भी जो है युद्ध भूमि में जाते थे, युद्ध करते थे और फिर लौट करके आकर के अपने जब वापस आ जाते थे तब उसका आंखों देखा जो है चित्रण करते थे। चंद वरदाई ऐसे ही थे। चित्र देखना ना, उनका पुस्तक देखना, फिर उनका चित्र देखना। अगर आजकल का कवि होता तो जाता, ये मेरे राजा को पकड़ करके ले गया मोहम्मद गौरी और जो है अब मैं क्या करूं, और वो वहां जाते हैं बाकायदा उनको बचाने के लिए, उनसे मिलने के लिए कि भाई मेरा मित्र है, मैं उसका कवि हूं, और जाते हैं और दोनों मर जाते हैं। इस तरह से ये कहते हैं कि युद्धों का इस काल में जो आपको मिलेगा वो सजीव वर्णन देखने को मिलेगा।
क्यों? क्योंकि रचनाकारों ने जो वर्णन किया है वो ऐसा है, जीता जागता सजीव का मतलब है जीता जागता, जो ऐसे लगता है जैसे कि सिनेमा देख रहे हो, चलचित्र की तरह आपकी आंखों के सामने चल रहा है। ऐसा जो वर्णन है वो जीता जागता जो है वर्णन जो है कहलाता है। और इसमें इस काल में आपको भरपूर जो है देखने को मिलेगा कि इस काल के जो कवि हैं उन्होंने वीरता का जो है या जो युद्धों का है वो सजीव वर्णन किया है। फिर दूसरी बात है इसमें जो वीर रस की प्रवृत्ति, वीर रस की अभिव्यक्ति। आप देखेंगे कि इस काल में वीर रस की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जो ग्रंथ हैं वो सारे के सारे जो है वो ऐसे ही ग्रंथ हैं कि जिसमें कि कहीं ना कहीं राजा की वीरता का, उसके जो है बखान जो है उनमें जो है किया गया है। और जहां वीरता का भाव होगा, जहां उत्साह होगा, जहां जोश होगा, वहां पर जो है क्या होगा? वीर रस होगा। उसका जो वीर रस है उसका उत्साह ही तो है। तो ये क्योंकि काल इस तरह का था, इस काल में जो है आप देखेंगे कि वीर रस की जो है प्रवृत्ति जो है वो अधिक देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी तादाद में। इसीलिए अब क्यों मिलेगी, क्यों वीर रस ज्यादा मिलेगा? क्योंकि शुक्ल जी ने खुद ही कहा है कि ये वीर गाथा काल है, कि वीर गाथा काल में जो है इसीलिए तो नाम दिया उन्होंने कि इसमें वीरता की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। वीरता की प्रवृत्ति या वीरता की अभिव्यक्ति या वीरता के भाव की अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा की गई है, इसलिए उन्होंने इसको वीर गाथा काल नाम दिया। और जहां वीरता की प्रवृत्ति होती है वहीं जो है क्या होगा? वीर रस होगा, उत्साह जिसमें होता है, जिसमें जो है जोश होता है, वहां पर जो है वीरता का भाव होता है और वहीं पर जो है वीर रस की अभिव्यक्ति है। अधिकांश बहुत बड़ा काव्य जो है वो इससे जो है जुड़ा हुआ है, इससे युक्त है, वीर रस से युक्त है। एक अन्य जो आप देखेंगे, एक अन्य प्रवृत्ति है और वो है श्रृंगारिकता। जो श्रृंगारिकता है वो भी इस काल की प्रवृत्ति है। श्रृंगारिकता का मतलब है कि इस काल में राजा और रानियों के जो सौंदर्य है उसका जो है भरपूर वर्णन किया गया। जब आप देखेंगे तो आप प्लीज बंद कीजिए इसे, प्लीज। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस काल में राजा और रानियों के उसका बहुत वर्णन किया गया है। आपके ये जो अब लगा हुआ है कैमास पद जो आपके कोर्स में लगा रखा है, इससे पहले भी था। जब मैं पढ़ रहा था तो शशिव्रता विवाह था, संयोगिता विवाह था। क्या है उसमें? संयोगिता जब पृथ्वीराज चौहान के विषय में जो है जानती है, उनको परिचय होता है उनसे, उनके विषय में जब वो जानती है तो उसमें जो है उनके प्रति भाव जागृत हो जाता है। और वाकायदा जो है जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता चलता है कि संयोगिता जो है वो मुझसे विवाह करना चाहती है और उसका जो है जबरदस्ती विवाह कहीं और किया जाता है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं और लेकर के भाग जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है वीर रस के, इसमें अगर आप देखेंगे तो उनका नक्षिक वर्णन भी आपको देखने को मिल जाएगा। नक्षिक वर्णन का मतलब है पैर के नखून से लेकर के सर की चोटी तक का वर्णन। ये इस काल के कवियों में की जो श्रृंगारिकता है ये प्रवृत्ति थी। लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस काल में होने वाले जो युद्ध हैं उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो यही श्रृंगारिकता थी, यही सौंदर्य वर्णन था। पद्मावत में भी अगर आप देखेंगे तो जो उसके रतन सेन के जो दूत हैं वही आकर के तो अलाउद्दीन को बताते हैं कि वो जो पद्मावती कितनी सुंदर है।
और वो उनको प्राप्त करने के लिए चल देता है। तो जो सौंदर्य है, जो श्रृंगारिकता है, जो सौंदर्य है, वो बहुत बड़ा कारण रहा इस काल में होने वाले युद्धों के पीछे। क्योंकि जैसे ही राजा सुनता था कि वो उस राजा की कन्या या उसकी कन्या सुंदर है, तो तुरंत उस पर जो है चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाता था। इस काल में कहा भी जाता था, जाकी कन्या देखी अति सुंदर, तापर जाए धरी तलवार। जिसकी कन्या को देखा कि ये बहुत सुंदर है, उस पर जाकर के जो है दूसरा राजा जो है वो आक्रमण कर देता था और छीन करके ले आता था। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति इस काल में हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा, लोगों ने कहा है इसको, इस बात को आलोचकों ने, कि इस काल में होने वाले युद्धों के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि युद्ध होते थे, और वो होते थे इस तरह की प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि लोग जो है वो दूसरे राजा के पर आक्रमण कर देते थे उसे प्राप्त करने के लिए, और वो उसको जो है स्वीकार करना पड़ता था। आक्रमण से तो युद्ध करो या छीन करके ले जाएंगे, दोनों प्रवृत्ति है। तो इसलिए जो है इस काल में एक मूल प्रवृत्ति जो है वो है श्रृंगारिकता। फिर है इस काल में जनजीवन की उपेक्षा। जनजीवन की उपेक्षा, अगर आप इस काल का साहित्य पढ़ेंगे तो जैसे आपको जनजीवन की इसमें जो उपेक्षा मिलेगी, आप देखेंगे कि इसमें बात कौन सी है, राजा और रानी की है। आप जो है आगे चल करके जिस काल को सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ये काल जो है ये राजाओं का काल था, ये था, पर उसमें फिर भी आपको जो है वो मिल जाएगी प्रवृत्ति, जनजीवन की प्रवृत्ति मिल जाएगी। रीति काल के कवियों में आपको फिर भी ज्यादा जनजीवन मिल जाएगा जो आपका जीवन है। अगर आप रीति काल में देखेंगे तो जो रीति मुक्त कवि हैं उनके काल में पूरी जो है भारतीय संस्कृति का चित्र जो है मिल जाएगा। अगर आप वैसे देखेंगे, बिहारी के यहाँ भी देखेंगे, तो गंधी और लोहार के पास जो जाएगा, जो जिसके पास बैठेगा वैसी आएगी ना। अगर आप लोहार के पास जाकर के बैठेंगे तो कैसी, आप बता रहा है वो ये जनजीवनी तो है कि लोहार के पास अगर आप जा करके देखेंगे तो क्या होगा, आपके कपड़े, आपके हाथ सब काले हो जाएंगे। और अगर आप सुगंध इत्र वाले के पास, गंधी के पास जाकर के बैठेंगे तो क्या होगा, तब आपके कपड़ों से, आपके हाथों से जो है खुशबू आएगी। तो जो जिसके साथ रहता है, जैसे के साथ रहता है, उसका उस पर प्रभाव जो है वो पड़ता है। ये जनजीवन है। दूध बेचने वाली जा रही है, दही बेचने वाली जा रही है, और जो वर्णन है इसमें फिर भी वहां यहाँ नहीं है। यहाँ सामान्य जनजीवन जिसको कहा जाता है पब्लिक, जनता, इसमें जनता के लिए जो है अवकाश जो है वो नहीं मिला है, और उसकी इसमें जो है वो उपेक्षा है। क्यों? क्योंकि जो साहित्य रचा गया है, जो रचनाकार हैं, वो रहते ही राजाओं के यहाँ थे। अब जब राजाओं के यहाँ रहते थे, किसी न किसी राजा के वो जो है दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे, उन्हीं के ऊपर रचना कर रहे थे, तो उसमें जो है फिर सामान्य जनजीवन के लिए कोई अवकाश जो है वो नहीं रह जाता था। अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि चाहे वो राजा के लिख रहे हैं, उसका खानदान कैसा था, उसका ये कैसा, उसके कौन कौन पुरखे थे, क्या थे, फिर उसके बारे में लिखें, उसका सौंदर्य कैसा है, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे वो हुआ, फिर उसके और पात्रों के जो नायिका होंगी उनके बारे में लिखेंगे। पर सामान्य जनजीवन में क्या हो रहा है, इसका उसमें जो है आपको उपेक्षा मिलेगी। सामान्य जनजीवन जो कि पब्लिक होती है वो उसमें जो है आपको नहीं मिलेगा। ये हमेशा साहित्य में होता रहा, ये ऐसा नहीं है कि इसी में है। भक्ति काल में आपको पूरा सामान्य जनजीवन मिलेगा, आप कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे भगवान को याद कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, भक्त लोग सबको सिखा रहे हैं कि ऐसे करो, सब बता रहे हैं, वहां फिर भी मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ सामान्य जीवन की ना उस तरह की चर्चा नहीं मिलेगी, जैसे आप देखेंगे कि भारतेंदु युग में हो रही है कि पब्लिक कैसे हो रही है।
भारतेंदु के अलावा आप जो है ये इधर देखेंगे, भक्ति रीति काल में भी देखेंगे, भक्ति काल में भी देखेंगे कि वहां सामान्य जनजीवन पर भी कैमरा गया है, पर इसमें नहीं गया। ये अब इसकी कमी है इस साहित्य की कि इसमें सामान्य लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये राजाओं का वो था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू बादशाह थे, उसके बाद हिंदू बादशाहत खत्म हो गई थी, यहां से जाती रही थी, तो इसलिए इसमें ये नहीं है। एक और है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में जो राष्ट्रीयता होती है, जिसे राष्ट्र भावना कहते हैं, वो इस काल में जो है वो राष्ट्रीयता का जो स्वरूप था ना, वो बड़ा संकुचित था। जैसे अगर आप रीति काल में देखेंगे, वीर कवियों को देखेंगे, भूषण को देखेंगे, तो भूषण की राष्ट्रीयता वो कहाँ जो है, वहां से कहाँ महाराष्ट्र से चल करके वो पानीपत तक आगे लड़ने के लिए। अरे महाराष्ट्र में हो, तुम पे तो थोड़ी आक्रमण हो रहा है, तुम अपना वहां बैठे रहो, पर उन्हें नहीं था बर्दाश्त। वो चलते चलते दिल्ली को बचाने के लिए वहां से यहां आगे लड़ने के लिए। उनकी राष्ट्रीयता केवल महाराष्ट्र तक उनकी नहीं थी, वो पूरे देश को अपना राष्ट्र मानते थे। इसलिए जो है यहां आकर के राष्ट्रीयता का जो स्वरूप है वो संकुचित हो जाता है। दरअसल में ना ये प्रवृत्ति है इंसान की कि उसकी राष्ट्रीयता अपने तक ही। अब भी मास्टर साहब एक एकांकी में वो कहानी पढ़ाता रहा था, उसमें आता है एक जगह कि भाई मास्टर साहब हैं, वो अपना गए हुए हैं, उनकी बेटी भी है, वो है, तो अपने गए हुए हैं, खेतों की तरफ गए हुए हैं। तो जब शाम हो जाती है वो उठ करके देखते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, वहां उठ करके देखते हैं कि भाई जो गांव की तरफ देखते हैं, तो देखते हैं गांव में आग लग गई। आग लग गई। अब वो अपने गांव की, अरे भाई गांव में आग लग गई, चलो चलो। वहां जो है जाते हैं कि भाई गांव की ओर जाओ। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं अरे ये तो देखते हैं, कहते हैं अरे नहीं हमारे पड़ोस वाले गांव में लगी है। अच्छा, स्लो हो जाते हैं। फिर और आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो हमारे ही गांव में लग गई है। तो फिर वो देखते हैं, कहते हैं अरे, और आगे जाते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं ये तो दूसरे ब्लॉक में जैसे होता है, दूसरे मोहल्ले में लग गई है। फिर वो और आगे जाते हैं, तो मतलब बीच बीच में तसल्ली मिलती रहती है कि हमारे मोहल्ले में नहीं है। फिर और आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो हमारे मोहल्ले में लग गई है। कहते नहीं नहीं चलो कोई और आगे जाते, कहते नहीं हमारी उसमें तो नहीं लगी गली में। तो फिर और आगे जाते हैं, फिर आगे जाकर के वो देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो हमारी गली में लगी है। फिर सोचते हैं कि अरे ये तो कोने वाले मकान में लगी है लगता है। फिर और आगे जाते हैं तो वो कहते हैं कि और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि जब और घर के वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं के घर में आग लगी हुई है। ये है राष्ट्रीयता का स्वरूप, अपने तक सेल्फ सेंटर्ड, अपने तक सीमित है। आज जो राष्ट्रीयता का स्वरूप है, कहने के लिए किताबों में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम वो है, पर राष्ट्रीयता का स्वरूप जो है वही है। तब वो रोते हैं घर पे जाकर के, तब रोते हैं जब वो देखते हैं कि ये मेरे ही उसमें जो है वो लग गई। तब तक उन्हें कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है पीड़ा जागृत हो जाती है। तो यही है कि उस समय के मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो कि राष्ट्रीयता का स्वरूप हमेशा ये कहने के लिए तो बड़ा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप देखने के लिए जाएंगे, नजदीक से देखेंगे, तो आपको वो लगेगा कि नहीं ये पहले से ही था, इस काल में भी था। राजा थे, राजाओं के अपनी जो है राज्य थे, वो अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी उनका राज्य तक अपने सीमाओं तक ही संबंध था। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बाहर से आने वाला जो है आदमी जो है वो सीधा जो है चलता चला आए, यहां तक जो है चल करके आ जाए। पंजाब और सिंध के से आने वाले लोगों को उनको वहां से पंजाब से रास्ता मिला तभी यहां आए ना। ये राष्ट्रीयता का संक्षिप्त स्वरूप है कि मुझे अपने तक सीमित रहना है, मुझे अपने राज्य तक सीमित रहना है। ये वीर गाथा काल या आदि काल या प्रथम काल में ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी कि मुझे दूसरों से क्या लेना, मेरा राज्य सुरक्षित रहना चाहिए।
उसकी सोच केवल अपने राज्य की सीमाओं तक थी। जब उसकी सोच ही राज्य की सीमाओं तक थी तो उसके कवि की भी सोच वहीं तक थी जो उसके लिखता था। पड़ोस में आक्रमण हो रहा होने दो, हमें क्या करना है। इस तरह की सोच जो है वो इस काल में ज्यादा थी, क्योंकि हर राजा और का राज्य जो है वो अपने अपने उसमें बटा हुआ था सीमाओं में, और अपनी सीमाओं तक जो है बस उनका मतलब था। और इसीलिए जो कविताओं में जो स्वर आया है वो उन्हीं सीमाओं का आया है, उन्हीं राजाओं का आया है, पड़ोस वाले का नहीं है कि वो कैसा है, सिर्फ अपने राजा का। ये जो भावना थी ये इस काल में जो है बहुत संकुचित थी, बहुत मतलब कमजोर थी, ध्यान ही नहीं था इस तरफ, लोग अपने तक ही बस सीमित थे। फिर है रासो ग्रंथों की प्रचुरता, ये आपको जनरली किताबों में जो है वो देखने को मिलेगा कि भाई इस काल में रासो ग्रंथ लिखे गए। तो इस काल में जो रास रास रासा रासौ रासो ऐसे करके ये जो रासो ग्रंथ थे ये एक्चुअल में वीर रसात्मक थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो रासो ग्रंथ थे उनमें जो है वीरता की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन इसके अलावा जो वो क्या था, इनमें नृत्य था, इसमें गायन था, इसमें जो है गीत नृत्य परक ग्रंथ थे ये। इसमें गीत भी गायन भी है, इसमें जो है आपको नृत्य भी है। इसीलिए इस ग्रंथ को पढ़ा नहीं गया। ये जो रासो ग्रंथ की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इसको इस ग्रंथ को लगभग 180 साल पहले के करीब, या 150 पौने 200 साल पहले कलकत्ते में अंतिम बार पढ़ा गया था। उसके बाद इनको पढ़ने वाला कोई हुआ ही नहीं। जिस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए, जिस जोश के साथ, जिस तरह से इसको नृत्य करते हुए गाते हुए, जिस शैली में जो है उसे होना चाहिए, गीत नृत्य परक जिस शैली में होना चाहिए वैसे होना चाहिए, वैसा लगभग 200 वर्ष से या 180 साल से इन ग्रंथों को जिस मूल रूप में पढ़ा जाना चाहिए उस रूप में पढ़ने वाला नहीं। कल लिखा कि कलकत्ते में अंतिम बार जो है ये लगभग 180 वर्ष पहले ये ग्रंथ अंतिम बार पढ़े गए, पृथ्वीराज रासो, उसके बाद नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन रासो ग्रंथों की बहुत ज्यादा प्रचुरता है। रासो क्योंकि ये शब्द जो है रास से बना है। रास में क्या होता है? रास में यही तो होता है कि भगवान कृष्ण हैं, वो रास कर रहे हैं और उनके साथ गोपियां हैं, उसमें वो नृत्य भी कर रहे हैं, उसमें गा भी रहे हैं, यही तो होता है रास में। तो इसलिए जो है वो जो है इन ग्रंथों में भी यही है कि नृत्य भी है और संगीत भी है और गीत भी है। इसलिए इनको रखा गया रासो, रास, रासा, रासौ, रासो, ऐसे करके इनका जो है वो कहा जाता है कि ऐसे इनका विकास हुआ। तो ये कह रहे हैं कि ये रासो ग्रंथ जो है वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, और इनकी जो प्रवृत्ति है वो इनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो है अपने राजाओं की दानवीरता, युद्ध वीरता का वर्णन करना, उनके सौंदर्य का वर्णन करना, यही इनकी जो है वो मूल प्रवृत्ति है। अब ये तो चर्चित ग्रंथों में जो आते हैं वो यही, अगर आप देखेंगे तो यही है कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, और जो ध्यान आ जाए ये सारे रासो नाम से हैं। इनमें कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति जो है आपको मिलेगी। अगर आप माता प्रसाद गुप्त का जो है देखेंगे तो उसमें जो दे रखा है उसमें तो नाम दे रखा है पृथ्वीराज रासौ,
उन्होंने जो टाइटल दिया वो पृथ्वीराज रासव दिया है। तो नाम जो है कैसे जो विकसित हुआ है इसका, उस पर भी वो होता है। पर ये ग्रंथ जो थे इनकी बहुत ज्यादा जो है वो प्रचुर मात्रा में इसमें जो है विद्यमान थे, रासो ग्रंथ ज्यादातर। अब तो मैं बता रहा हूं ना कि रासो नाम से ही जो है लगभग जो है 300 के करीब जो है ग्रंथ काम किया है लोगों ने, डिलीट विलीट पर काम किया है जिन्होंने, उन्होंने कहा कि लगभग 300 के करीब अब जो है रासो ग्रंथ जो है वो देखने को हमें मिल जाते। तो ये जो प्रवृत्ति है वो इस काल में बहुत मिलेगी आपको देखने के लिए। फिर एक और बात है, जैन और सिद्ध या नाथ साहित्य। तो जैन साहित्य भी इस काल में देखने को मिलता है, यद्यपि जैनियों से हमारा विरोध रहा है, मध्यकाल में बहुत ज्यादा आगे चल करके रहा था जैन और बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर आपको जैनियों के ग्रंथ भी जो सिद्ध थे वो भी, उनके ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे, और आपको नाथों के ग्रंथ भी, गोरखनाथ यही तो है वो, गोरखनाथ की गोरखवाणी, गुरु गोरखनाथ जिनका नाम आप सुनते हैं, सिद्ध पुरुष थे वो भी। वो जो गुरु गोरखनाथ है उनका ग्रंथ भी यहीं पर मिलता है। सरहपा, लुईपा, सबरपा ये सब जो थे वो इसी काल में थे, यहीं पर तो वो है। तो इसमें, और जैनियों की जो चर्चित रचना है वो पौंचर्यु जो है वो जैनियों की बहुत चर्चित रचना है, वो इसी काल में लिखी गई, यहीं पर मिलती है वो भी। और इसीलिए ऊपर जब अभी हम थोड़ी देर पहले विचार कर रहे थे कि इस काल में जो है जो जैन और सिद्ध हैं, जो नाथ हैं, उनकी रचनाएं भी जो है देखने को मिलती है। इसीलिए ये एक प्रवृत्ति है, क्योंकि जो जो ये नाम दिए गए हैं ना, आप जरा ध्यान से देखो ना इनको, जो हमने अभी नाम दिए थे, ऊपर जो नाम दे रहे थे हम आदिकाल को, उनमें से कई तो प्रवृत्ति उस नाम के आधार भी है। वीरता की प्रवृत्ति, वीर रस की प्रमुखता, ये और ये क्या है, ये जो है ये वही है। इसके अलावा मतलब इसमें जैन और बौद्धों का या नाथों का साहित्य भी जो है देखने को मिलता है। ये इस काल की ये भी एक प्रवृत्ति है। और फिर है इस काल में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो आपको मिलेगा ही इस काल में। उसका कारण भी है कि इस काल में बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन किए थे। अतिशयोक्ति जानते हैं ना, हो कुछ भी नहीं और वो इतना, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। सब पहले ही हो गया, अभी आग भी नहीं लगी और सब जल गए। ऐसे ही इसमें है। अपने जो राजा अपने बारे में जब वैसे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन सुनता था तभी तो प्रसन्न होता था, पैसे क्यों देता। नहीं तो देखना ना चंद्रवरदाई की, आपके वहां किताब रखी होगी, देखना उसमें चंद्रवरदाई की फोटो है। चंद्रवरदाई को देखना कैसे है, वो राजा की तरह से ही कपड़े पहने हुए, उसी तरह की वेशभूषा में, तलवार भी है उसके पास, भी तलवार लटका रखी है। तो ये कि क्यों ऐसा होता था, क्योंकि राजाओं को अगर मान लो कोई राजा ये कहे कि भाई राजा को कोई समझाना चाहे तो वो समझेगा। ठाकुर कभी भी वो जो है इसका जो है वो कहते हैं कि भाई हम ऐसे राजाओं के वो नहीं है जो युद्ध में जो है पीठ दिखा करके भाग जाएं, जो दान देने में जिनका हाथ जो है बड़ा संकुचित रहता हो, दान देने में ही जो है वो नहीं करें। तो इसलिए जो है जो राजाओं की दानवीरता, उनकी जो है युद्ध वीरता, इसका इतना बढ़ा चढ़ा करके वो वर्णन करते थे कि राजा जो है वो क्या होता था, वो प्रसन्न हो उठता था। अब जब राजा प्रसन्न होता था तो फिर जो है वो प्रसन्न हो करके उनको जो है दान देता था, बहुत पैसा देता था। उस पैसे को जो भी वो करते हो, राजाओं के महल की, कभी जैसे बिहारी है, बिहारी महल है, पद्माकर है, हर दोहे पर 1 लाख असरपी मिलती थी, 1 लाख। जब वो चलता था, कई सौ हाथी, कई सौ घोड़े, कई हजारों पैदल उसके साथ चलते थे, कभी नहीं था वो
राजाओं की तरह से रहता था। तो ये जो प्रवृत्ति कहां से आया पैसा? इन्हीं लोगों से तो कमाया। एक छंद रचा और ले लिए 1 लाख। एक उस जमाने में बता रहा हूं मैं, जो मैं मतलब था तो नहीं उस जमाने में, पर जो किताबों में लिखा हुआ है कि एक छंद पर 1-1 लाख रुपए तक जो है भोगीलाल जी जो उनके आश्रयदाता थे उन्होंने जो दिया। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब जो है वो यही है कि ये वर्णन जो किया गया है वो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण किया है, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि अरे भाई मेरे राजा बड़ा कमजोर है, तेरे बस की लगता है युद्ध करना नहीं है, तू रहने ही दे, किसी और से मदद ले ले। अरे यार तू तो देखने में भी ठीक नहीं लगता है, ऐसा मरा सा लग रहा है कि तेरे बस की कुछ नहीं है। खुश हो जाता वो, गर्दन कलम कर देता। वहां सब लोकतंत्र भोगतंत्र उनके यहाँ कुछ नहीं होता था, उनके यहाँ तो राजतंत्र था। 1 मिनट में कलम जो है, गर्दन जो है वो कलम करके जमीन पे पड़ी होती, दिखाई दे रही होती कि ओहो ये तो ये पड़ा। इसलिए वो बात कहते थे कि जो कि वो उनको अच्छी लगे, अच्छी लगती थी तो पैसा देते थे, पर जो उनकी जो राष्ट्रीयता थी वो बिल्कुल कमजोर थी। इसलिए इस काल का जो वर्णन है ना वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। इस तरह से इसके अलावा भी आप कह सकते हैं, अगर आपको और भी कहना है, ये तो है। अब बात आती है भाषा की। भाषा की बात आती है, अगर आप इतिहास ग्रंथों को देखेंगे, उसमें देखेंगे तो आपको 2 शब्द जो है उसमें सुनने को मिलेंगे। वो 2 शब्द होंगे या पढ़ने को मिलेंगे, एक होगा डिंगल और दूसरा होगा पिंगल। 2 तरह की भाषाओं का प्रयोग हुआ। जहां डिंगल वहां प्रयोग हुआ जहां पर कि जो युद्धों का वर्णन किया गया या जहां अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया, जहां राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया, जहां राजाओं के जो है युद्धों का वर्णन किया गया, वहां जो है भाषा जो है वो डिंगल है। डिंगल भाषा थोड़ी द्वितीय वर्ण प्रधान कठोर होती है। और जहां पर श्रृंगार का वर्णन किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है, प्रेम का वर्णन किया गया है, वो जहां है वहां भाषा पिंगल है। पिंगल जो है वो कोमल भाषा है, उसमें कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये फर्क है दोनों में। और इसीलिए इस काल की भाषा को कहा जाता है कि इस काल की जो एक पारिभाषिक शब्द जैसे होता है ना, तो इनके लिए उसका प्रयोग किया जाता है कि इस काल की भाषा डिंगल पिंगल भाषा थी। डिंगल माने डींग मारने वाली। डींग किस चीज की मारी उन्होंने राजाओं की दान वीरता, युद्ध वीरता, धर्म वीरता, इनकी जो है डींग मार करके जो है रखी। पिंगल जो है क्या है, वो कोमल भाषा है जहां की उन्होंने जो है श्रृंगार और प्रेम का वर्णन किया है, वहां भाषा कोमल हो जाती है। तो इसलिए नाम जो दिया गया कि वीरगाथा काल की भाषा कौन सी है, डिंगल पिंगल भाषा, क्योंकि दोनों है उसमें, डिंगल भी है और पिंगल भी है, दोनों तरह का ही उसमें जो है वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए भाषा का नाम जो है एक जो दिया जाता है, भाषा भाव व्यक्ति का साधन होती है, सभी लोग आप जानते ही हैं, इसके द्वारा ही रचनाकार अपने विचार व्यक्त करता है। उस दिन भी मैं बात कर रहा था आपसे, तो इसलिए इस काल की भाषा को डिंगल पिंगल भाषा कहा गया। अब है छंद वर्णन। पिछली बार भी मैं बोल रहा था कि छंदों का प्रयोग किया जाता है। मध्यकाल में प्राचीन कविता में छंदों का भरपूर प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो छंद है उनसे जो है एक लय, एक गति और एक प्रवाह भाषा में आता है, उसी के अनुसार भाषा आगे बढ़ेगी। एक जैसी जो है उसमें वो चाल रहेगी। 26 जनवरी देखी है ना, गणतंत्र दिवस में कैसे चल रहे थे सैनिक, किस गति से चल रहे थे, सारे की सारी जो उनके वाहन थे, एक साथ हाथ, एक साथ पैर, एक ही फ्लो, एक ही गति, कोई परिवर्तन नहीं, कई किलोमीटर तक। इसी तरह से अगर छंदों का प्रयोग होगा तो प्रवाह एक जैसा रहेगा, गति एक जैसी रहेगी, उसका जो प्रभाव है वो भी जो है ज्यादा हो, प्रभाव पड़ता है ना।
करीने में ढले हुए लोगों का, जो लोग एक करीने में ढले रहते हैं, उसका प्रभाव है ना, जैसा कि देख करके पड़ता है, अरे कितने डिसिप्लिन लोग हैं, कोई आगे पीछे गति नहीं। ठीक इसी तरह से छंदों का प्रयोग होता है कि छंदों का प्रयोग अगर होगा तो एक गति रहेगी, भाषा में एक गति होगी, एक लय होगी, एक प्रवाह होगा, और इन्होंने उसमें जो है प्रयोग किया। अब वैसे तो छंदों का कोई छंद ऐसा नहीं है जो इन ग्रंथों में नहीं है। जो आपको नाम लेना हो आप आंख बंद करके ले सकते हैं, जितने आपको नाम याद है। पर फिर भी लास्ट में अगर पूछा जाए कि एक छंद बताओ कौन सा था इनका, लाड़ला छंद, तो दोहा इनका लाड़ला छंद है। छंद तो इन्होंने सारे प्रयोग किए, वो जो है चाहे वर्णिक हो चाहे मात्रिक हो, सब है इनके यहाँ। पर फिर भी जो लिखा हुआ है आलोचनात्मक ग्रंथों में, उसमें यह है कि लाड़ला छंद जो है वो इनका दोहा है। इन्होंने दोहे का प्रयोग जो है वो बहुत जो है खूबी के साथ जो है किया है। अब एक और प्रवृत्ति है, क्यों समझ रहे हो ना मेरी बात, जो मैं हमेशा बोल रहा, पे कई दिन से बोल रहा हूं कि रचनाओं में दो ही तरह की बातें होती हैं, क्या कहा है और कैसे कहा है। ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे क्या कहा है, अब नीचे जो भाषा के साथ जो बात कर रहे हैं वो है कैसे कहा है। जितना मूल्य क्या कहा का है उतना ही मूल्य कैसे कहा है, इस पर बड़ा निर्भर करता है। प्रेजेंटेशन तो होती एक बहुत खूबी है, आप अपने विचारों को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये तो बहुत बड़ी खूबी है ना। आप मरे से मरे घटिया से घटिया विचारों का भी अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो वो प्रभाव डालेगा। तो इसीलिए जो है वो है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं, इनके बगैर तो कोई कविता चल ही नहीं सकती। कविता और वनिता दोनों ही शोभा नहीं पाते अलंकारों के बिना। तो इसलिए जो है अलंकारों का प्रयोग हमेशा से होता रहा, अब भी होता है। ये मैं समझिए कि जो है वो आधुनिक कविता में अलंकारों का नहीं होता, अब भी होता है। वो अलग तरह के अलंकार आ गए, ये अलग बात है। मोती के सौदागर नव की, स्वस्थ विवाह ब्याही बेटी, उषा कुमारी इक्के वाले, सूरज के संग हवा हो गई, हिरन हो गई, सुना आपने। मानवीकरण कर रहे हैं उषा का, है अलंकारों का तो है ना, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। पुरानी कविता हो चाहे नहीं हो, सब में जो है अलंकारों का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो अभी हम बात कर रहे थे कि अलंकार जो है जो भी है आपको याद है, उसमें उपमा है, रूपक है, रेशा है, ये है, वो है, सब कुछ है। इसके अलावा भी एक अलंकार फिर भी ऐसा है जिसका कि इसमें ज्यादा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा अभी हम ऊपर थोड़ी देर पहले ही करके आए, और वो है अतिशयोक्ति। हर बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना इनकी अपनी आदत है, हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के कहना इनकी आदत के साथ इनकी मजबूरी भी रही होगी कि उसको उस ढंग से कहना। तो यूं तो अलंकारों के प्राय सभी जो चर्चित अलंकार हैं उनका इसमें प्रयोग देखने को मिल जाता है, पर फिर भी इसमें देखा जाए तो जो आलोचना की जाती है इनकी कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का ज्यादा प्रयोग हुआ, बहुत बढ़ा चढ़ा करके हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके सामने रखने की जो आदत है वो इनके यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका आदिकाल है उस पर बात जो है वो मैं आज खत्म करना चाहूंगा। एक आध चीज जो रहेगी मैं लास्ट में उनको छुटपुट है, जैसे समस्याएं हैं लिखा हुआ है, उस पर जो विचार करेंगे कर भी सकते हैं, कोई ये नहीं कि नहीं की जा सकती। तो वो जो छुटपुट जो चीजें हैं उन पर जो रह जाएंगी उन पर धीरे धीरे लास्ट में जो है विचार करूंगा। फिलहाल में वो जो कि अक्सर जो है पूछे जा सकते हैं। अब इसमें भी ये आ जाता है, आप क्योंकि आपने वो पढ़ लिया है इसलिए इसमें ये चीज आ जाती है कि भाई एक तो आ जाती है समस्याओं में काल विभाजन की समस्या। इतिहास लेखन की अगर समस्याओं पर बात करते हैं
थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मैं देख रहा हूं अभी समय है। तो जो इतिहास लेखन की समस्याओं पर अगर हम विचार करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है काल विभाजन की समस्या। सबने अपने अपने ढंग से अभी पढ़ लिया ना, अब आपने वो राहुल सांकृत्यायन कुछ कह रहे हैं, आपके चतुर्सेन शास्त्री कुछ कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ कह रहे हैं, आपके रामचंद्र शुक्ल कुछ कह रहे हैं, राम कुमार वर्मा कुछ कह रहे हैं। तो ये जो कालों का जो विभाजन है और उनका नामकरण है, इसकी समस्या तो है ही। इतिहास ग्रंथों में आप देखेंगे कि भाई कैसे काल विभाजन, कौन सा ऐसा संगत काल विभाजन है। सबने अपने अपने दे दिए, सब मैंने आपको बता दिए, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि देखो भाई यही एक काल है, यही इसका नाम है, इसके अलावा आज के बाद कोई दूसरा नाम लेगा नहीं, खत्म, बहस खत्म, ये है ये। ऐसा है ही नहीं, अभी चलती रहती है, लोग अपने हिसाब से उस पर विचार करते रहते हैं, क्योंकि साहित्य में तो दृष्टि भेद होगा ना, हर चीज को देखने का एक एंगल होता है ना। दूसरा आदमी कह सकता है, तुम कहो कि ये नहीं जी ये तो खत्म, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हो गई बात खत्म, मैं तो इसको ऐसे देखता हूं। देखने का नजरिया डिपेंड करता है ना। अभी पता नहीं, मैं देख रहा था महाभारत की एक सांझ जो मैंने बताया, उसमें रचना भारत भूषण अग्रवाल की कहीं लगी है अभी कोर्स में किसी में, तो उसमें भारत भूषण अग्रवाल की जो है एकांकी है महाभारत की एक सांझ, भारत भूषण अग्रवाल की, क्योंकि दृष्टि है, उनकी दृष्टि एक अलग है। उन्होंने सारी गलतियां जो है वो पांडवों की बता दी, हर चीज को डिफाइन कर दिया, क्योंकि जैसा आदमी का विचार होगा, दृष्टि होगी, वैसा ही तो अर्थ देगी, उसी के हिसाब से आप अर्थ करेंगे। तो इसीलिए जो है ये है कि भाई काल विभाजन सबने अपने अपने ढंग से रखा। अब ये तो कह नहीं सकते कि तू ये नहीं रखेगा, भाई चेंज कर इसको, जो हो गया। इतिहास में जो कुछ होता है वो बस हो जाता है, उसमें जो ये है ना जीवन जो है, इसमें जो कुछ होता है बस हो जाता है, उसमें रीटेक के लिए कोई अवकाश नहीं होता, जैसे इतिहास में नहीं होता, कोई रीटेक नहीं होगा, जो बोला है वही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक और बात है, नामकरण की समस्या। काल विभाजन तो था ही, नामकरण की भी समस्या है। मैं इसे संत काव्य कहता हूं, तू इसको ज्ञानाश्रय शाखा कहता है, वो इसको प्रेम मार्गी शाखा कहता है, वो इसको आदिकाल कहता है, वो उसको ये कहता है। तो जो नामकरण की समस्या तो है ही। मैं रीतिकाल को श्रृंगार काल कहूंगा, तो रीतिकाल कह रहा है, मैं इसको रीतिकाल नहीं मानता, मैं तो इसको ये नाम दूंगा, मैं इसको कलाकाल नाम दूंगा। सबने अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग नाम दे दिए। तो इसलिए जो है नामकरण की भी समस्या अभी भी जो है विद्यमान है। मैं एक एक बात को लेकर के आपको फटाफट बता रहा हूं, ताकि आप जो है उसको देखना चाहें तो आपकी समझ में आ जाए कि ये है क्या। तो नामकरण की भी समस्या जो है अभी तक जो है विद्यमान है। हिंदी के साथ उर्दू भाषा बहुत बड़ा साहित्य है। आपको आश्चर्य होगा, अभी नहीं कौन सी उसको 4th सेमेस्टर में, उसमें बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं, हिंदी की बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो कि दक्षिणी हिंदी में हैं। हिंदी वाले उसको कहते हैं ये तो दक्षिणी हिंदी है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। दक्षिणी हिंदी वाले उसे कहते हैं कि ये तो हिंदी की बातें, हमारा उसमें कुछ नहीं है। वृंद की वृंद सत्सई आपको जो है आपको गुरुमुखी में मिल जाएगी लिखी हुई, पटियाला में जो है रखी हुई है, उसका अनुवाद कर दिया होगा। तो जो हमारी जो हिंदी के साथ साथ जो हमारा बहुत बड़ा साहित्य जो उर्दू में भी है, दक्षिणी हिंदी में भी है, इनका जो है इनको जो है कैसे जो है उसको साहित्य में सम्मिलित करें, या उसको जो है हम साहित्य में सम्मिलित ना करें, ये भी अभी जो है चली आ रही है। हिंदी उर्दू की परंपरा बहुत पुरानी है, अब से लगभग कुछ नहीं तो 70-80 साल पहले जो है जो हिंदुस्तानी बनी थी वो हिंदी और उर्दू को मिला के ही तो बनाई थी। जब लोग झगड़ने लग गए कि ये मेरी भाषा नहीं है कि ये तेरी नहीं है,
मैं क्यों वो करूं? तो उन्होंने कहा इसका नाम हिंदुस्तान ही रखे देते हैं, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रित है। जो आप अयोध्या सिंह उपाध्याय की वो पढ़ेंगे उसमें उसका भी आपको मिलेगा, हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी पुट जो है मिलेगा। कभी अपने कलाम से ऐसा कमाल कर देते हैं कि कलेजा निकाल कर बाहर रख दे, ऐसे कोई पंक्ति है। आ रहा है ना उसका असर। उर्दू पढ़े लिखे थे वो, उनके जमाने में पढ़ाई जाती थी, उनको आती थी, इसलिए उनकी कविता में भी है। तो क्या हिंदी और उर्दू के साहित्य को दोनों की परंपराओं के अंतर के कारण एक मान लेने में, माने या ना माने, दक्षिणी हिंदी को हम स्वीकार करें या ना करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। खड़ी बोली और दूसरी इतर भाषाएं, आज जो है आप देखेंगे कि आधुनिक काल हिंदी की तो बहुत सी बोली है, एक थोड़ी है, 17-18 बोलियां हैं, वो सब हिंदी की हैं। तो हिंदी के जो आसपास का जो हमारा साहित्य है उसके लिए हम क्या करें, उसको भी हम जो है उसमें जो है स्वीकृति दे दे या ना दे दें, उसको हम स्वीकार करें या ना करें। फिर एक और है अपभ्रंश की स्वीकृति या स्वीकृति। आधे लोग कह रहे हैं मान लो, आधे कह रहे हैं मत मानो। वो कहते हैं ये तो हमारी रचना ही नहीं है, इसको स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। ये भी जो है विवाद का विषय अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जो मानना चाह रहा है वो मान रहा है, जो नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा। पर अभी जब नया इतिहास आदमी लिखे तो उसके आगे ये चुनौती तो है कि तू क्या लिखेगा भाई अब इसमें, या भ्रंश और हिंदी एक है या नहीं है। चुनौती है, उसके लिए समस्या है। फिर एक और है जो कि शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये कहते हैं कि ज्ञान वांग में और भाव वांग में दोनों जो है वो अलग अलग हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र और चतुर्सेन शास्त्री वो ये कहते हैं कि नहीं, ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान वांग में और भाव वांग में इनको भी सम्मिलित किया जाए या ना किया जाए। ज्ञान वांग्मय को भाव वांग्मय में साहित्य में जो इशू हैं, जो और आपके जो सोशल साइंसेज हैं, उनको लाया जाए या ना लाया जाए, उनको सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए। लोग तो ये कहते हैं कि चतुर्सेन शास्त्री तो कहते हैं संपूर्ण वांग्मय जो है वो साहित्य के अंतर्गत जो है वो आ सकता है, इतिहास के अंतर्गत आ सकता है। तो ये भी एक समस्या जो है आपके सामने जो है आ रही है कि भाई उसको जो है क्या किया जाए। इस तरह से कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि भाई इन बातों के आधार पर हम जो है कैसे जो है उसकी समस्याओं को बता सकते हैं कि आज की डेट में अगर आप इतिहास लिखने के लिए बैठते हैं तो आपको जो है क्या जो है बातें आज भी जो है समस्या के रूप में आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। और वो ये हैं, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट रूप में बताई है और थोड़ा आपको बताया है कि ये चीजें इसीलिए बाद में कराई है, मैंने पहले भी करा सकता था, लेकिन अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं कह रहा हूं कि भैया पुरानी हिंदी अपभ्रंश को और वो माने। अभी तो डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 दिन से हम कि हाँ जी माने या ना माने। अब हम जो है ये कह रहे हैं कि इसका नामकरण कैसे हो, काल विभाजन कैसे हो, अभी तो विचार किया, पिछले भी उसमें भी जो है प्रवार विचार किया। इसके अलावा गौण कृतिकार हैं, ये तो बड़े बड़े कृतिकार हैं। ऐसा भी तो साहित्य है कि जो कि जिनको की ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, बहुत से लोगों को अभी लोग जानते भी नहीं है, उनका क्या करें? उनको इतिहास ग्रंथों में लाना चाहिए जिनकी की चर्चा नहीं है। ये भी समस्या उन्हें ढूंढ करके सामने लाना, ढूंढ करके उनको सामने लाना गौण कृतिकारों को, ये भी एक जो है बहुत बड़ी समस्या है। हिंदी की इतर जो हिंदी की और बोलियां हैं उनकी जो वो है उनके साहित्य के साथ कैसे हो। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको लगेगा कि ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो है वो समस्याएं हैं। बहुत बड़ा अनुदित साहित्य है जो अंग्रेजी से हिंदी में आ गया है, तो वो हिंदी का ही लगा हुआ है। आप पढ़ेंगे उनको, नाटक हैं वो भी लगे हुए हैं और जो और रचनाएं हैं कई वो भी लगी हुई हैं, कविताएं भी।
फैज अहमद फैज कविता लगा रखी है उनकी। तो ये ऐसा जो हिंदी के इतर वाली जो चीजें हैं, जो अनुवाद है, वो भी एक समस्या है कि अनुदित रचनाओं को हिंदी में शामिल करें या ना करें, ये भी एक समस्या है। बहुत बड़ा साहित्य है, कभी आप सोच रहे हो कि ये नहीं है, बहुत बड़ा साहित्य है ऐसा जो कि हमारे सामने उपस्थित है आज, जो कि इतिहास ग्रंथों में पहले नहीं है, क्योंकि पहले होता ही नहीं था। आज जो है लोगों ने जो है दूसरे भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करके जो रखा है, तो उन अनुदित ग्रंथों को हिंदी में शामिल किया जाए या ना किया जाए। बहुत बड़ा साहित्य जो है ऐसा है कि जो कि अभी हाथ से लिखा गया है, छपा भी नहीं है अभी, उसको भी वो जो है लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। अनप्रिंटेड जो मटेरियल अभी पड़ा हुआ है, जो प्रिंट नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या किया जाए। तो ऐसे ना इतिहास लिखने जब आदमी बैठता है तो उसके आगे बहुत सी चुनौतियां आज भी हैं, और इसीलिए वो इतिहास लेखन की समस्याएं मानी जा रही हैं कि भाई करें कैसे, चीजें इतना बड़े उसको जो है समेटना जो है वो बड़ा मुश्किल है। रामविलास शर्मा तो यहां तक कहते हैं कि ये जो इतिहास है, ये इतिहास उस तरह के है ही नहीं। जो असली इतिहास है वो तो अपने जितनी भी हिंदी की सारी भाषाओं का जो साहित्य है उसको मिला करके ही जो है साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है। सबको मिला करके करो। अब ये तो भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सारी भाषाओं का उसमें हो। अब ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक आदमी का नहीं, 10, 20, 50 का नहीं, है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी भाषाओं को जानने वाला चाहिए। तो इस तरह से इतिहास लेखन में आज भी जो है समस्याएं हैं जिनकी आप चर्चा कर सकते हैं, जिनको कि पहले कई बार डिस्कस कर दिया है, और उसकी जो है अब थोड़ा थोड़ा मैंने संकेत दे दिया है। यहीं पर मैं आज आपके साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अब आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, फिर मैं नहीं तो बंद करूं। हाँ, एक एक करके अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ पूछिए। हाँ जी सर, क्या आप ये स्टडी मटेरियल को आप ग्रुप में डाल सकते हैं सर, ताकि हम लोग को पढ़ पाए आराम से। स्टडी मटेरियल तो आपके उस पर ही डला हुआ है, क्या कहते हैं वो आपका जो वेबसाइट है हमारी, उस पर सब डला हुआ है स्टडी मटेरियल। और काफी ये वाले पुराना मटेरियल पिछले साल हमने जो बनाया था वो भी शायद आपको हो सकता है वो मिल जाए कुछ बच्चों को, क्योंकि जो पिछले साल बनाया था ना उसमें से कुछ कॉपियां बची, तो वो मिल सकता है ये आपको जो प्रिंटेड मटेरियल भी। आप जाकर के पूछिए कि वो मिल रहा है या क्या है। सही, इतिहास के अर्थ में मेरे को पूछना था कि हाँ, जो पूछो। इतिहास का जो ये इसमें नगेंद्र की किताब में लाक्षणिक अर्थ दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि इतिहास का नगेंद्र की जो किताब है, हाँ, उसमें इतिहास के अर्थ में एक लाक्षणिक अर्थ है उसका, कि लाक्षणिक अर्थ। हाँ जी, उसमें लिखा है कि इतिहास का प्रयोग अतीत की घटनाओं के विवरण के स्थान पर स्वयं अतीतकालीन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए भी होता है। सर, इसे समझाइएगा मुझे। हाँ, समझ लीजिए बेटा, इतिहास की जो डेफिनेशन है ना वो है ही यही जो तुम बोल रही हो। मैं तुम आए ही नहीं होंगी, मैंने बोला होगा तुमने पहले जब पहले दिन पढ़ाया था। अतीत की घटनाओं का काल क्रमानुसार ब्यौरेवार विवरण इतिहास कहलाता है। जो घटित हो चुका है, जो अतीत है, जो बीत चुका है, उसकी घटनाओं का काल क्रम से, वो इतिहास नहीं होता है कि उठा करके जो है आप जो है ढेर लगा दें सामने ला करके कि जी ये रहा इतिहास। आप उसको काल की सीमा के हिसाब से रखेंगे। आप इतिहास बता रहा हूं ना मैं, काल विभाजन क्यों बताया था पहले कि 1050 से 1375 तक क्या है आदिकाल या वीरगाथा काल, 1375 से 1700 तक क्या है
भक्ति काल, 1700 से 1900 तक का है रीति काल, 1900 से बाद का क्या है आधुनिक काल। इसलिए मैंने उसका स्वरूप आपको बताया था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने आपको बताया था, आप आई नहीं होंगी उस दिन, कि जो भी अतीत का जो चीजें हैं उनको काल क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार का मतलब है समय के अनुसार जो घटना जब घटित हुई। ये ऐसे नहीं है कि आपको पता चला कि ये घटना 2000 में घटित हुई है तो इसको पहले लिख दो, और जो 2018 में हुई है उसको बाद में लिख दो ना। आपको काल क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कवि कब पैदा हुआ, उसकी जन्म तिथि क्या थी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, तब वो इतिहास में आएगा। ठीक है जी सर, मैं ये तो समझ गई हूँ, लेकिन ये जो है ना वाक्य में कि ये जो अतीत की घटना के विवरण के स्थान पर स्वयं अतीतकालीन घटना और व्यक्तियों के लिए भी होता है। उदाहरण में ये भी दिया है कि महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया। ये उदाहरण और ये वाक्य समझ नहीं पा रही हूँ। ये बेटा दो तरह का होता है ना, एक तो सामाजिक इतिहास होता है, एक साहित्यिक इतिहास होता है। तो सामाजिक इतिहास में अभी तो मैं बोल रहा हूं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे उनके काम हो, घटनाएं हो, उनको जो है जो घटित अतीत का ही तो आएगा। आगे का बताओ क्या होने वाला कल को, कुछ है आइडिया कल क्या होगा? तो वो आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है जब मैं बोल रहा हूं कि जो घटित हो चुका है उसी उन्हीं व्यक्तियों का, उन्हीं लोगों का। अब इसमें मैं इतनी देर से बोल रहा हूं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान कोई आज का थोड़ी है, जो पहले हो चुका है इतने साल पहले, कब का उसका इतिहास है, वही है बता रहा हूं ना। तो इतिहास में जो घटित हो चुका है जीवन और जगत में, उस सब का जो है काल क्रम से विवरण होता है। जैसे महात्मा गांधी अब अतीत हो गए हैं, उनका है ना इतिहास में, जब आप सामाजिक इतिहास पढ़ोगे तो पूरा जो है आपको गांधी का जो विचार दर्शन है वो आपको मिलेगा। गांधी वांग्मय में पढ़ लो, पूरा लिखा हुआ, क्या वो सोचते थे कैसा था, सब लिखा हुआ है। इतिहास में, हमारे इतिहास में नहीं आएगा ये, साहित्य के इतिहास में, वो सामाजिक इतिहास की वस्तु है, साहित्य के इतिहास की नहीं है। अब हाँ, गांधी जी कोई एकांकी लिख देते या हमारे कोर्स में या उसमें होती, या कोई ऐसी कहानी लिखते, फिर वो हमारा विषय हो जाता, हम कहते कि गांधी जी ने जो है ये लिखा है। उनकी विचारधारा आती है, विचारधारा जरूर आती है गांधी जी की, लेकिन वो डायरेक्ट ना आकर के इनडायरेक्ट, जैसे गांधीवादी है। आपने जो अगर कालजयी पढ़ी होगी तो उस, पता नहीं आपने पढ़ी नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की लगी नहीं, शायद लगी तो थी, कहीं और होगी। तो उन्होंने गांधीवादी दर्शन को लेकर के ही लिखा है ये सब चीजें। वो जो अशोक जो है वो कहता है कि भाई मैं जो है तक्षशिला जाकर के ये करूंगा वो करूंगा और दंड नीति और भेद नीति का पालन करूंगा, तो उनकी मां तुरंत कहती है कि भाई दंड नीति और भेद नीति कभी न्याय संगत होते ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि भाई फिर मैं ऐसे क्या करूंगा कि तुम जो है अपना जो है सच्ची बात करना, अपने हृदय को खोल के रखना। तो वो फिर कहता है कि ऐसे कैसे होगा? फिर वो कहती है दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे स्नेहपूर्ण छलनाहीन आचरण अपना बना न ले। ये गांधीवादी प्रभाव है, लड़ने को मना करती है, और वो जो है कहती है कि ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होता जिसको जो है छलनाहीन आचरण अपना बना रहे, जो एकदम कहते हैं ना जिसमें कोई चालाकी ना हो, प्रपंच रहित जो आचरण है वो लोगों को आकर्षित करता है, वो प्रभावित करता है। अब वही उसी दर्शन को तो आधार बना करके उन्होंने पूरा वो लिखा है, लेकिन गांधी का कोई चर्चा नहीं है, उनकी विचारधारा है, उसकी चर्चा नहीं है उस तरह की कि भाई जो है वो है। यह कथा व्यक्ति की नहीं, एक संस्कृति की है, यह स्नेह सौंदर्य शौर्य की धृति की है, यह कथा अति वेगवान केवल भारत की धरती पर लंबा है। ये इस महापुरुष ने उसे प्रवाहित किया, वहां कल्पनातीत था इसका ना जहां। अब हमारी शांति स्नेह ममता करुणा, ये जो हमारे संस्कृति के वो हैं, जो गांधी जी का जो दर्शन है, जो शांति वाला दर्शन है, जो
अहिंसा वाला दर्शन है वो उसमें है। तो लेकिन वो इतिहास हमारे उसमें जो है तब आएगा जब हम उसकी चर्चा करेंगे, वो जो विषय आएगा वो आधुनिक काल के हैं, जब हम उसको जो है वो देखेंगे तब आएगा। आदिकाल में नहीं थे वो। सर जब हम आदिकाल के विषय में आजादी शायद द्विवेदी की साहित्यिक मान्यताओं के विषय में बात करते हैं तो उनमें हमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए? क्या क्या ये जो बोले हैं वही लिखनी चाहिए। अगर आप उसको कहते हो कि वो आदिकाल मानते हैं तो ये जो आपको जो मैंने बताया है कि भाई अगर 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 आप लोग ये मान लेते हैं कि ये कोई आदिम मनोभावापन्न जो है साहित्य नहीं है, ये परंपरा से युक्त साहित्य है, तो इस नाम में कोई जो है कमी नहीं है, इसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर आप गलतफहमी में रहते हो कि आदिकाल नाम देने से ये कोई जंगली पुरानी तरह का कोई उस तरह का काल है जो है परंपरा से रहित कोई काल है, तो संकट आएगा। वो तो अपना क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, वो तो कहते हैं कि ये आदिकाल है, लेकिन कंडीशन के साथ कि आप श्रोता या पाठक अगर इस बात को ध्यान में रखेगा कि ये काल आदिकाल नाम देने का मतलब ये नहीं है कि ये काल जो है कोई प्राचीन, कोई मनोभावापन्न, मनोभावनाओं से शून्य और कोई इस तरह का काल है। इसमें भी परंपराएं हैं, इसमें भी सब कुछ है, क्योंकि ये अच्छे ग्रंथ लिखे गए इस समय भी, वो इसको कहते हैं, और तब इसके नाम में कोई आपत्ति नहीं है। बताना पड़ेगा। अगर मान लो शुक्ल जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं ना कि मेरे पास इसी संक्षिप्त सामग्री के आधार पर जो है मैंने ये नामकरण रखा है, इसी में हमें संतोष करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं ना खुद ही। सर मेरा ये कहना था कि मतलब नामकरण के विषय में सिर्फ साहित्यिक मान्यताओं पर चर्चा करनी चाहिए कि मतलब उसके अलावा और भी कुछ हमें लिखने की जरूरत है? और क्या लिखोगे? जो चीज मिलेगी वही तो लिखोगे, जिसका डिस्कशन हुआ वही तो लिखोगे, अपनी तरफ से थोड़ी लिख दोगे। तो सर ये तो एक तरीके से वही हुआ ना कि मतलब अगर हमें आजादी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक मान्यता पूछी जाए या फिर नामकरण के विषय में पूछा जाए तो हमें एक ही कंटेंट लिखना पड़ेगा, भूमिका और निष्कर्ष थोड़ा सा अलग। ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। जो डिस्कशन है वही डिस्कशन है। इतिहास में तो चेंज कर ही नहीं सकते, दिन है तो है, आप क्या करोगे? जी सर, थैंक यू। ओके बेटा।